हेलो, नमस्ते एंड वेलकम। आपका स्वागत है न्यूज़ नोट्स में। और आज मैं न्यूज़पेपर एनालिसिस डिस्कस करूँगी 12, 13, 14 और कुछ आर्टिकल्स 15 फरवरी के। तो हुआ क्या था कि 12 फरवरी को इतना ज़्यादा कोई बहुत ज़्यादा न्यूज़ में नहीं था, एक्सेप्ट देखोगे राजस्थान का बजट है ना। बजट पे हम लोग अलग से सेशन लेके आएंगे, जैसे यूनियन बजट वाला सेशन लेके आए थे वैसे अलग से राजस्थान के बजट पे पूरा एक डिटेल्ड मैं सेशन लूँगी। आज के न्यूज़पेपर एनालिसिस में मैं कुछ कुछ थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो है वो कवर कर दूंगी। पर उसमें मैं एक अच्छी चीज़ क्या करूँगी कि मैं राजस्थान को इंडिया के साथ कंपेयर करते हुए आपको चीज़ें याद करवाने की कोशिश करूँगी। क्योंकि हो क्या रहा है, बच्चे हो गए हैं कन्फ्यूज़। दो आपको बजट याद करने हैं, भारत का भी और राजस्थान का भी। आप आरपीएससी वाला कोई भी एग्जाम दोगे, राजस्थान में कोई भी एग्जाम दोगे, दोनों पे से, भारत वाले में से भी और राजस्थान वाले में से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए होता क्या है, हम अलग से दोनों चीज़ें पढ़ते हैं। हम अलग से भारत और राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे पढ़ते हैं और फिर हम इन दोनों के बीच में कंफ्यूज होते रहते हैं फिगर्स को लेके। तो वो कंफ्यूजन मैं आपकी दूर कर दूंगी, ठीक है। और दूसरा 13, 14, 15 को कुछ कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, और 16 वाले जो 15 के बचे हुए आर्टिकल्स और 16 वो अपन अलग से लेंगे, ठीक है। तो आज के न्यूज़पेपर मैं बोल रही हूँ ना, आपका कुछ मिस नहीं करवाऊंगी, ठीक है। जो पुराने वाले न्यूज़पेपर्स थे वो भी मैंने अलग अलग न्यूज़पेपर के साथ जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो कवर कर दी इधर उधर, ठीक है। तो विश्वास रखिएगा और बनाए भी रखिएगा। और अपन चलते हैं आज के न्यूज़पेपर एनालिसिस पे। देखो, सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको इंडिया वाला बजट बताया था, मैं हमेशा बोलती हूँ कि गवर्नमेंट की ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, वहाँ से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो एटलीस्ट जो आपको पढ़ा रहा है वो भी उन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में से ही अगर आपको हाईलाइट करके पढ़ा है तो वो ज़्यादा बेटर होता है। क्योंकि इससे एक तो ये होता है कि जब भी आप किसी को एक्सप्लेन करते हो तो आपको कभी ये डाउट नहीं रहता कि यार ये चीज़ बजट में थी या नहीं थी। और मतलब जहाँ से मैंने पढ़ी है उन्होंने कहीं ऐसा तो नहीं अपना ओपिनियन डाल दिया हो, तो वो चीज़ अपने को थोड़ी सी देखनी होती है। तो जैसे मैंने आपको इंडिया बजट वाला दिखाया था कि आप इंडिया बजट का उन्होंने प्रॉपर एक पेज बनाया था, उस पर जाके आप वहाँ से बजट डाउनलोड कर सकते थे। जो 12 डॉक्यूमेंट्स और बजट के साथ पेश हुए थे वो भी देख सकते थे। वैसे फाइनेंस डॉट राजस्थान डॉट जीएवी ये वेबसाइट है स्टेट बजट वाली। इसमें आप देखोगे 2026-27 का आने वाले साल का इन्होंने बजट की स्पीच जो थी अपनी पूरी प्रॉपर, जो प्रेस नोट आया था इंग्लिश हिंदी में। फाइनेंस बिल, देखो दो तरीके के बिल होते हैं, फाइनेंस बिल होता है और एक अप्रोप्रिएशन बिल होता है ना। तो ये याद रखना, जो अप्रोप्रिएशन बिल होता है वो बेसिकली कंसोलिडेटेड फंड वगैरह में से पैसा निकालने के लिए होता है, और फाइनेंस बिल मतलब उनमें पैसा कैसे ऐड हो सकता है टैक्सेस वगैरह के थ्रू, तो वो होते हैं अपने फाइनेंस बिल वाले, ठीक है। फिर अपना समरी वॉल्यूम, रेवेन्यू रिसीट्स कहाँ से आ रही हैं, जनरल सर्विसेज क्या है, सोशल सर्विसेज क्या है, इकोनॉमिक सर्विसेज क्या है, उन पे क्या खर्चा हो रहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है ना। उसके बाद अपने लोन्स वगैरह कितने हैं। फिर पीडब्ल्यूडी के जो वर्क्स होते हैं, है ना, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट वाले सारे उन्होंने वर्क्स मेंशन कर रखे हैं। इस बार जो नया एडिशन है वो है ग्रीन बजट वाला। तो मतलब एडिशन इन द सेंस जो बढ़ाया गया है, ग्रीन बजट को अच्छे से एक बजट के फॉर्म में पेश किया गया है। एग्रीकल्चर बजट, ग्रीन बजट अलग से दिया गया है, ठीक है। फिर आप बजट एट अ ग्लांस आ जाएगा, बजट स्टडी आ जाएगा, इकोनॉमिक रिव्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जनरली आप देखोगे यूनियन का जो इकोनॉमिक सर्वे आता है वो एक दिन पहले आता है। जैसे उनका बजट जो था वो 1 फरवरी को आया था, और जो इकोनॉमिक सर्वे था 1 फरवरी संडे था, तो पहली बार ऐसा हुआ था कि संडे को बजट आया है। और 31 या 30 जनवरी को आप देखोगे अपना इकोनॉमिक सर्वे आ गया था। स्टेट में क्या हुआ था कि 11 फरवरी को ही बजट आया हो और 11 फरवरी को ही उन्होंने इकोनॉमिक रिव्यू दिया था। इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है। और ये देखो FRBM डॉक्यूमेंट, जिसको अपन फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी और बजट मैनेजमेंट कहते हैं, जो 2003 में आया था पहले, फिर एनके सिंह पैनल ने इसको थोड़ा सा अपग्रेड किया था, इसको स्टडी किया था। बेसिकली इसमें ये बताया गया था कि स्टेट और सेंटर जो है वो फिजिकल कंसोलिडेशन कैसे अचीव कर सकते हैं, हमारे डेट के क्या टारगेट्स होने चाहिए, हमारे फिजिकल डेफिसिट के, ठीक है, जो राजकोषीय घाटा होता है उसके क्या टारगेट्स होने चाहिए, ऐसे करके अलग अलग टारगेट्स इसमें बताए गए थे, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ूं और आपसे राजस्थान के बजट के बारे में बात करूं। सबसे पहले तो आपको राजस्थान का जो बजट है उसके बारे में बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। देखो, ये जो बजट था, जैसे अपना यूनियन का बजट आया है ना, एकदम आप बोलोगे कि कोई पॉपुलिस्ट मेजर्स नहीं थे, पीपल ओवर पॉपुलिज्म हो जाएगा, रिफॉर्म्स ओवर रिटोरिक हो जाएगा, है ना, एक्शन ओवर आप देखोगे प्रोमिसेस हो जाएगा। तो ये वाली चीज़ों पे ही आप देखोगे राजस्थान का बजट भी आया है। और ऑब्वियसली जो हमारी वित्त मंत्री हैं दिया कुमारी जी, जो डेप्यूटी सीएम भी हैं, उन्होंने इस बजट को पेश किया था हमारी विधानसभा में। और इन्होंने वापस से, देखो जो अपना इंडिया बजट का फोकस रहा है ना, ज्ञान, ज्ञान कौन है, गरीब है, यूथ है, अन्नदाता है और नारी है। तो वो आप देखोगे इस बजट का भी फोकस है। इस बजट के जो 10 पिलर्स हैं
वो हमें पता होने चाहिए। देखो, दो चीज़ हैं, एक तो है विकसित भारत, है ना। विकसित भारत एट द रेट 2047, मतलब 100 साल की आज़ादी के बाद हम लोग एक विकसित या डेवलप कंट्री कहलाना चाहते हैं। इसी के तर्ज पे है विकसित राजस्थान, वो भी हम लोग 2047 तक के टारगेट्स बना रखे हैं। तो हम यहाँ पे बोलते हैं जैसे विकसित भारत के अंदर अगर इंडिया जो है वो हम बोल रहे हैं 30 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनना चाहता है। अभी अपन कितनी है, 4.3 ट्रिलियन डॉलर के आसपास की इकोनॉमी है। हम 30 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनना चाहते हैं 2047 तक, ठीक है। तो विकसित राजस्थान जो है, तो राजस्थान अगर अभी आप देखोगे तो कितने ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हो जाएगा, ट्रिलियन में नहीं है, अभी हम 350 बिलियन डॉलर के हैं। और हम 2047 तक 4.3 ट्रिलियन, जो जो आज जिस स्थिति पे इंडिया है, हम वो स्थिति पे 2030 तक पहुंचना चाहते हैं। तो लगभग अगर आप रेशियो निकालोगे ना तो वो सेम ही आएगा, है ना, और थोड़ा सा ज़्यादा आ जाएगा। तो उस समय जब भारत 30 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी होगा तो हम 4.3 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनना चाहते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आज भारत की स्थिति क्या है, कुछ स्टैटिस्टिक्स मैं बता देती हूँ, इसको प्लीज़ अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट खींच लेना। अगर मैं इंडिया यानी भारत की बात करूं तो सबसे पहले तो भारत जो है ना वो विश्व का पॉपुलस मोस्ट पॉपुलस देश है। मतलब पॉपुलेशन वाइज अगर हम देखेंगे चाइना को पीछे छोड़ चुके हैं। इंडिया में जो पॉपुलेशन है वो 148 करोड़ या 147 पॉइंट समथिंग है, और हम चाइना को 147 पॉइंट समथिंग के पीछे छोड़ चुके हैं, ठीक है। तो नंबर 1 आते हैं हम पॉपुलेशन वाइज। सेकंड अगर आप देखोगे जीडीपी वाइज, तो इसमें भी दो फिगर्स होते हैं, एक तो होता है आपका नॉमिनल जीडीपी या नॉर्मल वाला जो जीडीपी होता है, और एक होता है परचेजिंग पावर पैरिटी, ठीक है। तो अगर हम नॉमिनल जीडीपी के टर्म्स में देखेंगे तो इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट है। हमारे से आगे कौन कौन आता है, यूएस आता है जिसकी जो इकोनॉमी है वो 31 ट्रिलियन डॉलर की है। फिर चाइना आता है जो करीबन 22 ट्रिलियन डॉलर के आसपास आता है। फिर सीधा जर्मनी आता है, वो करीबन 5.3 ट्रिलियन डॉलर पे है। फिर आता है इंडिया जो 4.3 पे है। फिर आता है इंडिया, यूके, यूके एंड जापान, ठीक है, वो करीबन 4.24 ट्रिलियन डॉलर ऐसे बैठे हैं, ठीक है। जर्मनी जापान, तो पहले जापान है फिर यूके है। तो हम अभी फोर्थ नंबर पे आते हैं, और जल्दी आप देखोगे हम जर्मनी को क्रॉस कर जाएंगे और थर्ड लार्जेस्ट बन जाएंगे। इनफैक्ट अभी जो जर्मनी के चांसलर हैं, ठीक है, फेडरिक मर्ज, उन्होंने यही कहा था कि जर्मनी जो है पहले इंडस्ट्रियल पावर हाउस माना जाता था, अभी भी है, लेकिन हम उतने हार्डवर्किंग नहीं रह गए हैं। हम उनके यहाँ पे ना 4 डे वीक वाला कल्चर है कि आप 4 दिन ही काम करोगे, और प्लस आप देखोगे थोड़े से लेजी हो गए हैं। वहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है वो भी इतनी कम हो गई है। उनकी खुद की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट तो है ही नहीं, मोस्टली जो इमिग्रेंट्स है वही बच्चे पैदा कर रहे हैं और उनकी पॉपुलेशन को मेंटेन करे हुए हैं। तो उन्होंने कहीं ना कहीं ये कहा है अपने लोगों से कि प्लीज़ आप थोड़ा सा प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ, थोड़ा ज़्यादा काम करो, नहीं तो इंडिया सून जो है हमें ओवरटेक कर लेगा और हम थर्ड लार्जेस्ट की पोजीशन से हट जाएंगे। तो अगर मैं नॉमिनल जीडीपी में देखूँ तो इंडिया फोर्थ नंबर पे आता है। अगर मैं पीपीपी टर्म्स में देखूँ, परचेजिंग पावर पैरिटी में, तो चाइना नंबर 1 पे है, फिर यूएस है, और थर्ड पे इंडिया आ जाता है, ठीक है। तो परचेजिंग पावर पैरिटी में आप देखोगे इंडिया का नंबर थर्ड है। तो जीडीपी वाइज तो अपने ये वाले फिगर्स हो गए, ठीक है। इंडिया की आज कितनी जीडीपी है, 4.3 ट्रिलियन डॉलर। 2030 तक हम 7 ट्रिलियन डॉलर पे पहुंच जाएंगे, और 2047 तक हम 30 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन जाएंगे। कुछ और डेटा है जो आपको पता होना चाहिए, जैसे इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व। तो इंडिया के अगर मैं फॉरेक्स रिजर्व की बात करूंगी तो सबसे ज़्यादा दुनिया में फॉरेक्स रिजर्व तो इस वक्त चाइना के पास है। 1 ट्रिलियन डॉलर जो होता है उससे ज़्यादा, 3 ट्रिलियन डॉलर या 1 ट्रिलियन डॉलर, इससे ज़्यादा क्या आप देखोगे उसके पास फॉरेक्स रिजर्व हैं। इंडिया जो है इसमें टॉप 5 की पोजिशन में आता है फॉरेस्ट रिजर्व में, ठीक है। और हमारे पास करीबन आप देखोगे 680 बिलियन डॉलर के आसपास का भी फॉरेक्स रिजर्व है। फॉरेक्स रिजर्व में क्या क्या आता है, आपके जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, जिससे आप जो अपना कंट्री में सामान आयात होता है तो आपको जो पेमेंट होता है वो डॉलर, यूरो, जापानीज येन, चाइनीज रेनमिन, जिसमें भी पेमेंट करना होता है तो फॉरेक्स रिजर्व्स के थ्रू आप इजीली कर सकते हो अगर आपके पास कंफर्टेबल पोजीशन है। तो इसमें आपका गोल्ड आ जाएगा, फॉरेन करेंसी वाले एसेट्स आ जाएंगे, कुछ फॉरेन करेंसीज आ जाएंगी। इसमें आपके आईएमएफ में जो आपने एसडीएफ में पैसा रख रखा है, ठीक है, स्पेशल ड्राइंग जो आपकी फैसिलिटी है, और आपका जो रिजर्व ट्रांसपोजिशन होता है, वो दोनों इसके अंदर आते हैं। तो ये 4 चीज़ें हिस्सा होती हैं अपने फॉरेस्ट रिजर्व्स का। सबसे ज़्यादा फॉरेन करेंसीज होती है, फिर गोल्ड होता है, फिर एसडीएफ, फिर आपका रिजर्व ट्रांस, ठीक है। चौथा होता है इंडिया का वर्ल्ड ट्रेड में पार्टिसिपेशन। तो इंडिया जो है अभी लगभग 2.2% ही ग्लोबल ट्रेड का वॉल्यूम का हिस्सा है। हम देखोगे एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स में, ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छा रोल प्ले नहीं करते हैं हम। मतलब आई थिंक 17th है कुछ एक्सपोर्ट्स में, है ना, ऐसा कुछ है हमारे पास। और इसमें भी डिपेंड करता है आप गुड्स या सर्विसेज की बात कर रहे हो, तो गुड्स में हम काफ़ी पीछे हैं, ठीक है। जैसे गुड्स में आई थिंक हम 17th है, एक्सपोर्ट्स में, इम्पोर्ट्स में हम शायद 14th है। सर्विसेज में अगर आप देखोगे तो हम एक्सपोर्ट्स में अच्छे हैं, आई थिंक थर्ड या फोर्थ नंबर पे आते हैं। तो एक्सपोर्ट्स में हम लोग काफ़ी अच्छा कर रहे हैं सर्विसेज सेक्टर में, ठीक है। तो ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट डेटा थे। फिर आ जाओ आप वो वाले डेटा पे कि इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो इसका एग्रीकल्चर
है ना, इंडस्ट्री और सर्विसेज, इन तीनों में क्या क्या कॉम्पोजिशन है। तो अगर मैं टोटल जीडीपी देखूं, उसका 18% जो है वो तो एग्रीकल्चर से आता है, करीबन 55% जो है वो सर्विसेज से आ रहा है, ठीक है, और 27% के आसपास हमारा इंडस्ट्रीज कंट्रीब्यूट कर रहा है। इसमें से भी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो तो 15% के आसपास ही है। तो ये तो जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं ये सारे सेक्टर्स, उसके बारे में है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखोगे, अगर अपन देखें कि ये एम्प्लॉयमेंट में, रोजगार में कौन कौन सा सेक्टर कितना कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो एग्रीकल्चर में अभी आप देखोगे लगभग 45% के आसपास लोग इन्वॉल्व हैं, और 25% मतलब सर्विसेज में भी आप देखोगे कुछ 25% है, और इंडस्ट्री में भी कुछ 25 से 27% है। इसको कई बार 45 से 50% लिख देते हैं, तो मतलब 43 से 50% लोग हमारे एग्रीकल्चर में है, बाकी 25 जो है वो इंडस्ट्री और सर्विसेज में है। ओके, तो ये मोटा मोटा डेटा था जो आपको इंडिया के बारे में पता होना चाहिए। अब इसमें अपने को राजस्थान का क्या क्या पता होना चाहिए। देखो, अगर राजस्थान को मैं कंपेयर करूं, तो पॉपुलेशन वाइज इंडिया की पॉपुलेशन जो है अभी 148 करोड़ के आसपास है। 2011 का जो सेंसस हुआ था, क्योंकि अभी वाला तो 2026-27 में होगा, तो 2011 के सेंसस के हिसाब से 121 करोड़ पॉपुलेशन थी। ये तो थी इंडिया की। इसमें राजस्थान जो है वो याद रखना, हमारी जो पॉपुलेशन है आज के हिसाब से वो 8 करोड़ के आसपास है, और 2011 के सेंसस के हिसाब से हम 7 करोड़ के आसपास थे, ठीक है। फिर पॉपुलेशन वाइज आई थिंक हम 6th नंबर पे आते हैं। राजस्थान अगर एरिया वाइज देखोगे तो इंडिया का करीबन 10% के आसपास, 10.5% के आसपास एरिया हमारा है, और हम इंडिया की लार्जेस्ट स्टेट है इन टर्म्स ऑफ एरिया, ठीक है। तो सबसे बड़ा राज्य है हम पूरे इंडिया का। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं कि एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विसेज में राजस्थान का जीडीपी का क्या सिचुएशन है, तो राजस्थान का जो जीडीपी है ना, वो 350 बिलियन डॉलर के आसपास का हो जाएगा, ठीक है। और ये अगर आप देखोगे, इसमें एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विसेज उनका कितना कंट्रीब्यूशन है, तो हमारे यहाँ पे जो एग्रीकल्चर है वो करीबन आई थिंक 25% के आसपास कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। इंडस्ट्री भी जो है वो 25% करती है, 50 के आसपास हो जाएगा। और जो सर, हाँ, 25 से 27% मान लो, या 28% मान लो, ये भी 27-28% हो जाएगा। और जो सर्विसेज है वो करीबन आप देखोगे 45% के आसपास कंट्रीब्यूट करती है, ठीक है। और फिर अगर मैं बात करूँ कि हमारे यहाँ रूरल वर्सेस अर्बन एरिया में क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इंडिया में अगर आप देखोगे तो 30% लोग जो हैं वो अर्बन एरियाज़ में रहते हैं, और 70% जो होता है वो ग्रामीण इलाके यानी रूरल एरियाज़ में रहते हैं। लेकिन राजस्थान में रूरल एरियाज़ में अगर आप देखोगे तो 75% लोग रहते हैं, और अर्बन एरियाज़ में 25% ही रहते हैं। तो हमारे यहाँ पे शहरीकरण थोड़ा कम है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। तो ये तो मेजर मेजर स्टैटिस्टिक्स थे। इसके अलावा अगर आप देखोगे, अगर जैसे मैं इंडिया की इनकम की बात करूँ और राजस्थान के इनकम की बात करूँ, तो राजस्थान में जो इनकम है वो 1 लाख और 2 लाख है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कांस्टेंट उस पर देख रहे हो या फिर करंट प्राइसेस पे देख रहे हो। इंडिया में अगर आप देखोगे तो जो इनकम है वो 93,000 है ना, मतलब 1.2, 1.5 लाख बोल लो या 2.5 लाख के आसपास बोल लो, ऐसे है। तो इनकम के मामले में हम थोड़ा सा कमज़ोर रह गए हैं। और बाकी फिगर्स, हाँ, एक ये चीज़ और देख लो, क्योंकि अपन बजट का डिस्कशन कर रहे हैं, तो जैसे इंडिया के बजट की अगर मैं बात करती हूँ, तो इंडिया का जो बजट था वो करीबन 53.5 लाख करोड़ का आया था, और राजस्थान का जो बजट है 6.1 लाख करोड़ का बजट है, ठीक है। तो ये नहीं भूलना है, एक तो अपने को जीडीपी पता होना चाहिए, और एक अपने को बजट का साइज पता होना चाहिए, ठीक है। और वैसे अगर आपसे देखिए तो राजस्थान का जीडीपी कई बार आपको ये भी सुनने को मिलेगा 192 और कुछ 292 या 300 बिलियन डॉलर के आसपास है, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि वो उस टाइम की बात करें अभी की। और 6.1 लाख करोड़ का हमारा इस साल का बजट है, ओके। तो इस साल बजट पे हम देखेंगे सड़क, बिजली, पानी, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उस पर ध्यान दिया गया है। और वही है कि राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाना है 2047 तक। 6.5 लाख करोड़ का बजट है, और इसमें अपन क्या करेंगे, अब थोड़े थोड़े इंपॉर्टेंट फिगर्स देखेंगे। देखो, सबसे पहले तो जैसे अपन ने इंडिया का बजट देखा था, मैं मोटे मोटे फिगर्स बता देती हूँ। राजस्थान का जो बजट है वो 6.1 लाख करोड़ का है, अप्रॉक्सीमेट फिगर्स बता रही हूँ। इसमें वैसे ही आपका वो आ जाएगा, एक तो रेवेन्यू बजट वाला हो जाएगा, और एक आपका कैपिटल वाला बजट हो जाएगा, ठीक है। रेवेन्यू में भी आपका रिसीट्स हो जाएगा और एक्सपेंडिचर हो जाएगा, कैपिटल में भी आपका रिसीट्स हो जाएगा और आपका एक्सपेंडिचर हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करूँ तो लगभग 53,000, 53,500 या फिर 53,000 या 54,000, जो भी आपको याद रहे, 54,000 करोड़ के आसपास का हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे। अगर मैं इंडिया के लेवल पे बात करूँ तो मैं बता रही हूँ ना, इंडिया के लेवल से कंपेयर करते हुए चलेंगे तो वहाँ करीबन 12 लाख करोड़ का एक्सपेंडिचर हुआ है। इंडिया में भी कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा है, 11 लाख से करीबन 12 लाख करोड़ पे आ गए हैं, और राजस्थान में भी बढ़ा है, करीबन 51 या 52 हज़ार करोड़ से 53,000 करोड़ या 54,000 करोड़ पे आ गए हैं, तो वो भी बढ़ा है, ठीक है।
अगर मैं रेवेन्यू की बात करूं तो ऑब्वियसली पिछले साल का जो बजट था उससे आप देखोगे 42%, हमें 41% जो है राजस्थान का बजट इंक्रीज हुआ है। पहले वाला जो बजट था वो 5.37 लाख करोड़ का था, इस बार का जो बजट है वो 6.1 लाख करोड़ का है। तो काफ़ी इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलता है। और अगर मैं आपसे रिसीट्स की बात करूं, रेवेन्यू रिसीट्स की, तो रेवेन्यू भी बढ़ा है। ठीक है, रेवेन्यू रिसीट्स मतलब जो सरकार को पैसा आता है ना। अब रेवेन्यू रिसीट्स में कहाँ कहाँ से आ सकता है, आपका जो पैसा होता है वो 4 सोर्सेज से आ सकता है। या तो आप देखोगे आपके खुद के जो टैक्स रेवेन्यूज़ होते हैं वहाँ से आ सकता है, ओन टैक्स रेवेन्यू से। या फिर आपको सेंटर में जो आपका ट्रूली हिस्सा होता है स्टेट का, वहाँ से आ सकता है। या फिर सेंटर आपको ग्रांट्स दे सकती है, या फिर आपके नॉन टैक्स रेवेन्यूज़ जो आते हैं। ठीक है, तो रिसीट जो रेवेन्यू रिसीट्स आई हैं हमारी, वो आई हैं 3.26 लाख करोड़ की। कितने की? 3.26 लाख करोड़ की। ठीक है, और हमारा जो खर्चा है रेवेन्यू खर्चा कहाँ पे होगा? या तो ब्याज वगैरह पे हो रहा होगा, या फिर आप देखोगे एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह पे जो हो रहा होगा। ठीक है, सैलरीज वगैरह में जो जा रहा है, पेंशन वगैरह में जो जा रहा है। ठीक है, या फिर आपने किसी को ग्रांट्स दे दिए हैं। ठीक है, तो वो सारे जो हो जाएंगे वो आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आते हैं, जो आगे कोई एसेट क्रिएट नहीं करते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो करीबन आपका 3.5 लाख करोड़ के आसपास का है। तो करीबन आप यहाँ पे अगर माइनस करोगे तो अपने को पता है अपन रेवेन्यू डेफिसिट पढ़ते हैं, है ना। तो रेवेन्यू डेफिसिट मतलब क्या होता है, आपका जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो आपके रेवेन्यू के रिसीट से ज़्यादा है, आपकी जो खर्चा है वो आपकी आय से ज़्यादा है। तो ये आपको पता है कुछ 3.5 में से अगर आप 3.25 माइनस करते हो तो करीबन 25,000 करोड़ के आसपास का बैठता है। जो अगर मैं आपसे जीडीपी की बात करूँ तो 1.16% ऑफ स्टेट जीडीपी है। ठीक है, तो रेवेन्यू जो डेफिसिट आ रहा है हमारा, घाटा जो आ रहा है वो 1.16% ऑफ जीएसडीपी, या फिर 25,000 करोड़ का घाटा है। ओके, अब इसमें कुछ फिगर्स है रेवेन्यू रिसीट्स के अंदर, वो पता होना चाहिए। तो सरकार के जो खुद के टैक्स रेवेन्यूज़ हैं वो करीबन है 1.6 लाख करोड़ के। अपने को टोटल रिसीट्स कितनी आई हैं, देखो इसको ऐसे याद रखना। जो अपना राजस्थान का रेवेन्यू रिसीट्स है, ठीक है, वो है 326 लाख करोड़ का। ठीक है, 3.26 लाख करोड़ का। उसमें सबसे पहले आता है सरकार का खुद का ओन टैक्स रेवेन्यू, जो है अपना 1.6 लाख करोड़ का। ठीक है, उसके बाद आता है अपना सेंटर से जो हमें स्टेट का जो शेयर वगैरह मिलेगा वो वाला हिस्सा आ जाएगा। फिर आ जाएगा हमारे पास सेंटर से जो ग्रांट्स आएंगे वो, और फिर आ जाएगा हमारा उसका नॉन टैक्स रेवेन्यूज़। ठीक है, अब जो हमारा ओन टैक्सेस है उसमें भी आप देखोगे जो SGST का होता है करीबन 72,000 करोड़ का वो है। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे हमारा सेल्स टैक्स लिखा हुआ है, जिसका मतलब होता है वैट, जो बेसिकली आपके लिकर और इस पे लगता है, लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन जो होता है ना आपके, और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे जो वैट वगैरह लगता है, तो उससे आपका जो वो करीबन 33,000 करोड़ का आपके पास गेन हुआ है। फिर उसके बाद आपका लगता है एक्साइज ड्यूटी, वो हुआ है करीबन 21,000 करोड़ के आसपास। फिर आपके लगते हैं स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन, वो होता है करीबन 18,000 करोड़ के आसपास। फिर आपका लगता है टैक्सेस ऑन व्हीकल्स। ठीक है, इसके बाद लगता है आपका इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी वगैरह, जिस पे आपके चार्जेस लगते हैं। और इसके बाद आता है आपका लैंड टैक्स। ठीक है, तो ऐसे करके कुछ 6-7 मेजर बड़े बड़े हिस्से हैं। उसमें से सबसे बड़ा हिस्सा हमारे खुद के SGST का है, 72,000 करोड़ का। मतलब सरकार के 72,000 करोड़ की GST खुद से आ रही है, स्टेट GST। फिर सेंटर में जो हमको मिलेगा, हमारा जो हिस्सा है वो है 90,000 करोड़ का। जो हमें ग्रांट्स मिलेंगे वो मिलेंगे 44,000 करोड़ के। और जो नॉन टैक्स रेवेन्यूज़ हैं हमारे कुछ 24-25,000 करोड़ के आसपास के हैं। ठीक है, तो ऐसे करके ये आपका मोटा मोटा फिगर्स बनते हैं रेवेन्यू रिसीट्स वाले। ठीक है, रेवेन्यू डेफिसिट हमने देख ही लिया। अब इसके अलावा जो आपको एक और फिगर पता होना चाहिए, इसको रब कर देती हूँ, वो है आपका ये वाला एक्सपेंडिचर साइड पे। तो देखो हमारा जो एक्सपेंडिचर हो रहा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो रहा है, वो तो मैंने आपको बता दिया 3.5 लाख करोड़ का हो रहा है। अब आ जाओ कैपिटल रिसीट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर पे। तो कैपिटल रिसीट्स जो है उन्होंने 2.85 लाख करोड़ की बताई हैं, और कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो कुछ 2.7 लाख करोड़ का बताया है। ठीक है, एक्सपेंडिचर में हमने सगे करके एक्सपेंडिचर जो होता है, इसका मतलब होता है सोशल सर्विसेज, इसका होता है जनरल सर्विसेज, और इसका होता है इकोनॉमिक सर्विसेज। सोशल और इकोनॉमिक सर्विसेज जो होती हैं इन दोनों को मिला के हम डेवलपमेंट सर्विसेज बोलते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जो आपका सोशल सर्विसेज है वो तो आपकी सोशल वेलफेयर स्कीम्स हो गई, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, महिलाएं हो गया, माइनॉरिटीज़ हो गया, उन पे जो खर्चा हो रहा है। इकोनॉमिक सर्विसेज मतलब एग्रीकल्चर, रूरल, ट्रांसपोर्ट, एनर्जी, है ना, टूरिज्म, इन सब पे जो खर्चा हो रहा है जहाँ से आपके पैसे बन सकते हैं। और जनरल सर्विसेज मतलब आपका डिपार्टमेंट हो गया, है ना, कोई मरम्मत वगैरह के काम हो गए, जिन पे आप देखोगे जैसे
आपके डिपार्टमेंट्स में हो गए हैं ना, आपने पेंशन्स वगैरह हो गई, तो वो उन पे जो आपने खर्चा किया है कैपिटल साइड पे, वो वाला खर्चा हो गया। तो अपने यहाँ पे जो सोशल खर्चा है वो सबसे ज़्यादा हो जाएगा, फिर उसके बाद अपना जनरल वाला हो जाएगा, और फिर अपना इकोनॉमिक वाला खर्चा हो जाएगा। पर सोशल और इकोनॉमिक खर्चे को मिला के अपन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ पता होनी चाहिए। दूसरा आपको पता होना चाहिए कि जो रिसीट्स हैं, है ना, कैपिटल रिसीट्स है, उसमें आते हैं अपने मोस्टली लोन्स, ठीक है। अब इसमें क्या है, सरकार ने एक तो अदर डेट में 1,000 करोड़ डाला है, और जो 2.7 लाख करोड़ का वो लोग बोल रहे हैं हमने बजट जो डेट लिया है, उसमें पहली बार इन्होंने बताया है कि 1.7 लाख करोड़ के हमने वेज एंड मीन्स एडवांसेस लिए हैं। अब ये वेज और मीन्स एडवांसेस क्या होता है, ये सुनो। देखो मैं वही कह रही हूँ, एक से दूसरी कहानी लिंक्ड है, ठीक है। तो एक एक कहानी समझोगे तभी बाकी कहानी समझेगी। तो वेज एंड मीन्स एडवांसेस क्या होते हैं, बेसिकली होता क्या था इंडिया में, इसको हम बोलते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग, ठीक है। क्या बोलते हैं, डेफिसिट फाइनेंसिंग। होता क्या था 1997 से पहले, या फिर आप बोलोगे 1990 से पहले, जब भी सरकार को कुछ घाटा हो रहा है तो सरकार क्या करती थी, आरबीआई को बोलती थी भैया आप करेंसी प्रिंट कर दो, और उसके बदले में खुद वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो होते थे वो रख देती थी गिरवी, कि हमने ये आपके पास सुरक्षा के लिए रखे हैं। क्योंकि आरबीआई क्या बोलती है करेंसी को प्रिंट करते वक्त, कि हाँ आपको 10 रुपये हम देंगे। तो वो 10 रुपये किस गारंटी पे देंगे, तो सरकार उसके बदले बॉन्ड्स प्रिंट करके आरबीआई से पैसा ले लेती थी उधार पे, क्योंकि आप अपने कुछ एसेट हो गए, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गए, वो गिरवी रख रहे हो और आरबीआई से पैसा उधार ले रहे हो। अब आरबीआई के पास इतना पैसा होगा तो वो देगी ना, तो आरबीआई क्या करती थी उसके बदले में बेसिकली पैसा प्रिंट करती थी और न्यू करेंसी प्रिंट कर देती थी। इसको अपन डेफिसिट फाइनेंसिंग बोलते थे। पर इसके बहुत सारे नुकसान थे, क्योंकि सरकार जो थी वो बिल्कुल भी फिजिकली प्रूडेंट नहीं थी। वो जब चाहे करेंसी प्रिंट करा लेती थी, उसमें भी आप देखोगे ढंग से कोई एक्सपेंडिचर हो नहीं रहा था। तो हमने ये जो प्रैक्टिस थी इसको इंटरनेशनली भी बहुत ज़्यादा जो क्रिटिसिज्म मिला था, उसके बाद हमने डिसाइड किया कि नहीं, अब हम डेफिसिट फाइनेंसिंग नहीं करेंगे और हम ये करेंसी की प्रिंटिंग बंद करेंगे। अब स्टेट हो या सेंटर, उनको प्रॉपरली अगर उधार चाहिए, अपने कोई वो लोग घाटा फेस कर रहे हैं या उनको अर्जेंटली कोई पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो अब वो प्रॉपर वेज एंड मीन्स एडवांसेस के थ्रू आरबीआई से पैसे लेंगे। इसको ऐसे समझो कि आरबीआई ने क्या बोला है कि सेंटर या स्टेट जो हैं वो 3 महीने के लिए बेसिकली आरबीआई से पैसा ले सकते हैं। उनको किसी भी तरह की इमरजेंसी आती है पैसे की। इसमें भी 2 तरीके का होता है। एक होता है कि जिसमें आप गारंटी जो होती है कोई अपने सरकारी बॉन्ड की, उस पर फिर पैसा लेते हो, तो उसमें आपको रेपो रेट से कम ब्याज देनी पड़ती है, कम इंटरेस्ट, मतलब थोड़ा सा कम, -1% पे आपको पैसा मिल जाता है। और जिसमें आप कोई गारंटी नहीं रख रहे हो, है ना, तो उसमें क्या होता है कि आपको रेपो रेट से रेपो रेट से थोड़ा, रेपो रेट पे आपको पैसा दिया जाता है, ठीक है। पहले आप है ना गारंटी रख के पैसा लोगे, और फिर भी अगर आपको कम पड़ेगा तो आप रेपो रोड पे लोगे। बट फॉर एग्जाम्पल आप 3 महीने में चुका नहीं पा रहे हो और आपको ओवरड्राफ्ट चाहिए, कि आपको थोड़ा और टाइम चाहिए और आपको और पैसे चाहिए, तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में आपको रेपो रेट से +2% पे पैसा मिलता है। थोड़ी और महंगे रेट पे आपको पैसा मिलता है, ठीक है। ये रेपो रेट वही रेट होती है जिसपे आरबीआई गवर्नमेंट जो होती है बेसिकली आरबीआई से, जो बाकी, हाँ, जो बैंक्स होती हैं वो आरबीआई से पैसा ले सकती हैं शॉर्ट टर्म के लिए, अपने सिक्योरिटाइज मतलब गवर्नमेंट बॉन्ड्स वगैरह रख के, ठीक है। तो ये रेपो रेट +2% पे आपको पैसा मिलता है। तो इस बार राजस्थान सरकार ने आउटराइटली बताया है कि हमने 1.7 लाख करोड़ जो हैं, बीच में कई बार हमने ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी ली थी, और 1.7 लाख करोड़ हमने वेज एंड मीन्स एडवांसेस के थ्रू आरबीआई से पैसे उधार लिए हैं, ठीक है। तो वो उधारी उन्होंने यहाँ पे शो करी है अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर में, है ना। और मेजर उधारी तो यही थी। फिर बाकी उनका इंटरनल डेट भी उन्होंने बोला है कि कुछ कुछ है, और 1,000 करोड़ का उनके अदर डेट आ जाते हैं। तो ये आपका कैपिटल रिसीट्स और एक्सपेंडिचर का पूरा जो आउटले था वो बता दिया। अब आते हैं अपन 2-3 मेजर टर्म्स के ऊपर, वो होते हैं आपके वित्त कोषीय घाटा, और ये सारी जो चीज़ें आपने सुनी होगी, फिजिकल डेफिसिट और ये सब, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आता है, एक मिनट। बेसिकली देखो, अपने यहाँ पे 3 तरीके के डेफिसिट हो जाएंगे। एक तो फिजिकल डेफिसिट हो जाएगा, एक रेवेन्यू डेफिसिट हो जाएगा, एक प्राइमरी डेफिसिट हो जाएगा, और एक और होता है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। इसको राजस्थान और यहाँ पे इंडिया दोनों का देख लो, ठीक है। राजस्थान में अगर मैं बात करूँगी, हम्म, तो हमारा जो फिजिकल डेफिसिट है वो है 3.69% ऑफ जीडीपी, जो हमारी स्टेट की जीएडीपी है, जिसको हम जीएसडीपी बोलते हैं, या फिर 79,000 करोड़, ठीक है, जो आपको याद रहे। इंडिया का अगर आप देखोगे तो हमारा जो फिजिकल डेफिसिट है वो है 4.4%। हाँ, 4.4% ऑफ जीएसडीपी है, जिसको हम लोग 2030 तक 3% लाने की 3.5% तक लाने की बात कर रहे हैं, या 3% तक लाने की बात कर रहे हैं। तो ये वाला हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली जो अपन ने एफआरबीएम एक्ट में कहा था ना कि हम इसको 3.5% तक लेके आ जाएंगे, वो वाला चीज़ है, ठीक है। तो उसके बाद रेवेन्यू डेफिसिट जो है वो हमारा 25,000 करोड़ का है,
या फिर 1.16% है। वहाँ पे अगर आप देखोगे रेवेन्यू डेफिसिट 1.5% के आसपास आता है भारत के जीडीपी का। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? जब आप फिजिकल डेफिसिट में से इंटरेस्ट का पेमेंट घटा देते हो, ठीक है। तो हमारा फिजिकल डेफिसिट है 79,000 करोड़ का, जो राजस्थान सरकार को करीबन 44,000 करोड़ का इंटरेस्ट पे करना है, ठीक है। तो 54, 64, 74 तो कुछ 33,000 के आसपास बैठता है ये। और ये आता है हमारा कुछ 1.33%, ठीक है। तो ये हो गया 1.43% हो जाएगा जीएसडीपी का। जबकि इंडिया लेवल पे देखोगे तो प्राइमरी डेफिसिट जो आता है वो 0.7% ऑफ जीडीपी आता है, ठीक है। और हमने इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट यहाँ पे निकाला नहीं है यहाँ पे, क्योंकि इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब क्या होता है? जो भी आपका रेवेन्यू डेफिसिट था उसमें से आप वो माइनस कर देते हो वो पैसा जो सेंटर ने स्टेट को दिया था जिसमें उन्होंने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है, तो वो ऑब्वियसली यहाँ पे कैलकुलेट नहीं होगा। भारत के लिए जो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट होता है वो 0.7 एंड 0.5 या 0.5% ऑफ जीडीपी है ना, ऐसे आता है। तो ऐसे करके आप देखोगे अपना भारत के फिगर्स आते हैं। तो ये मोटे मोटे फिगर्स बताए हैं मैंने जो आपको याद होने चाहिए, ताकि आप है ना कंफ्यूज नहीं हो। देखो प्रॉब्लम इसमें नहीं है कि बजट याद हो गया, प्रॉब्लम ये है कि आप कितना रिकॉल कर पा रहे हो और इसको इंडिया से कैसे कंपेयर कर पा रहे हो, ठीक है। तो ये मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया। एक दो फिगर्स और है जो मुझे आपको बताने हैं। जैसे इस बार है ना ग्रीन बजट का क्या रहा और मोटा मोटा अपना एग्रीकल्चर पे कितना खर्चा है। तो ये जो चार बजट हैं, एक तो है एग्रीकल्चर का बजट, एक है अपना ग्रीन बजट, एक है अपना विमेन बजट। इसको ऐसे याद करो, एग्रीकल्चर बजट, विमेन बजट, चाइल्ड बजट और ग्रीन बजट, ठीक है। सबसे बड़ा है अपना एग्रीकल्चर बजट 1.1 लाख करोड़ का। पिछले साल आई थिंक 1 पॉइंट, हाँ कुछ ऐसे 1.0 समथिंग लाख करोड़ का था, तो 19,000 करोड़ से भरा है। विमेन बजट जो था वो करीबन 51,000 करोड़ के आसपास था पहले, और अभी आप देखोगे 74,000 करोड़ का हुआ है। मतलब विमेन फ्रेंडली जो स्कीम्स थी वो बढ़ा दी गई हैं। चाइल्ड बजट जो था वो कुछ अभी इस वक्त आई थिंक 54,000 करोड़ के आसपास का हो गया है। और जो ग्रीन बजट है वो आपका आई थिंक 33,000 करोड़ के आसपास का हुआ है। तो ऐसे करके आप देखोगे पूरे बजट के फिगर्स निकल के आते हैं अलग अलग बजट्स के, ठीक है। मैं फिर से बोल रही हूँ, कुछ भी ऐसा बजट के जो फिगर्स है इसमें कुछ ऊपर नीचे है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख देना, त्रुटि माफ़ करना, क्योंकि बहुत सारे फिगर्स हैं। और राजस्थान का बजट के अपन अलग से सेशन लेके आएंगे। जैसे मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि अपन इन फिगर्स को वैसे याद रखें, ठीक है। मैं मोटा मोटी फिगर्स बता रही हूँ, पॉइंटों में याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ना वो प्री में पूछेंगे, ना मेंस में पूछेंगे, ना इंटरव्यू में पूछेंगे, ठीक है। अब आ जाओ। तो यहाँ पे आप देखोगे कैपिटल एक्सपेंडिचर मैंने बताया ना, 53 याद कर लो या 54 याद कर लो, जो आपको फिगर अच्छा याद कर रहा है। वैसे ही 54,000 करोड़ के आसपास का हो जाएगा। उसमें हम इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करेंगे। और ये जो वो बोल रहे हैं कि जो कांग्रेस ने दिया था पहले सालों में, क्योंकि अभी तो बीजेपी की सरकार को 2 साल हुआ है ना, तो 2 साल में हमने डबल कर दिया है ऑलमोस्ट। फिर स्टेट का जीएसडीपी जो है वो बताया ना, पिछले साल जो था उससे 41% के आसपास हमने ग्रोथ किया है बजट में। और हाँ, स्टेट की जो जीडीपी है, वैसे अगर याद करना है इसको, तो अगर आपको बिलियन डॉलर में याद नहीं करना तो याद रखना, हमारी जो स्टेट की जीडीपी है वो 20 लाख करोड़ से अभी 21 लाख करोड़ के आसपास पहुंच जाएगी, ठीक है। और हमारी जो पर कैपिटा इनकम मैंने बताया ना वो भी 2.12 लाख हो जाएगी। मतलब पर व्यक्ति जो अपनी आय होती है, जिसको अपन कैलकुलेट करते हैं कि जो अपने स्टेट का नेट जीएसडीपी होता है, नेट इनकम होता है, उसको डिवाइड करते हैं मिड ईयर पॉपुलेशन से, कि बीच में जो साल होता है उसकी पॉपुलेशन कितनी थी। तो करीबन वो जो फिगर आता है वो अभी तो 2 लाख करोड़ का है, पर 2,12,000 का हो जाएगा अपकमिंग ईयर में। वैसे अभी जो स्टेट की जीडीपी है वो 20 लाख करोड़ है, और आने वाले साल में 21 लाख करोड़ क्रॉस कर जाएगी। तो काफ़ी अच्छा फिगर है वो, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे ऑब्वियसली ऑपोजिशन जो होगा वो तो यही बोलेगा कि बजट जो है वो विजनलेस है, उसमें एज सच कोई नए प्रोमिस नहीं करे हैं, मेट्रो के बारे में कोई जिक्र नहीं किया है। अब जैसे राजस्थान में आप देखोगे मेट्रो सिर्फ एक ही जगह चलती है, वो है जयपुर में। अब जयपुर में जो मेट्रो है उसमें भी अलग अलग फेज़ हैं, एक तो फेज़ 1 है, एक फेज़ 2 है। फेज़ 1 में भी आप देखोगे 1A, 1B, 1C, 1D ऐसे सुना होगा। जैसे 1A क्या था कि आपने इसको वहाँ से अ, बड़ी चौपड़ तक कनेक्टिविटी दी थी, ठीक है। मानसरोवर से आई थिंक बड़ी चौपड़ तक। अब जैसे जो 1C और 1D क्या है, 1C तो हो जाएगा कि आप बड़ी चौपड़ को आगे कनेक्ट कर रहे हो, और 1D क्या हो जाएगा कि आप यहाँ से मानसरोवर को पीछे से कनेक्शन दे रहे हो, तो ट्रांसपोर्ट नगर तक कनेक्टिविटी बढ़ा रहे हो, है ना, विद्याधर नगर तक जा रहे हो, वैसे हो जाएगा। और जो सेकंड फेज़ हो जाएगा उसमें हम सीतापुरा से अम्बावाड़ी विद्याधर नगर तक पूरा कनेक्शन दे देंगे। ये पहली वाली जो लाइन थी वो तो पिंक लाइन थी, और जो दूसरी वाली लाइन बनेगी वो ऑरेंज लाइन थी। पहली वाली लाइन जो थी करीबन 12 किलोमीटर के आसपास थी, इसमें 12 स्टेशन थे टोटल मिला के, सब में 1A, 1B, 1C, 1D। और ऑरेंज लाइन में कुछ 21 किलोमीटर के आसपास है, कुछ 20-22 स्टेशन ही हैं। तो इसको ऐसे याद कर सकते हो। तो सीतापुरा से लेकर अम्बावाड़ी तक पूरी कनेक्टिविटी मिल जाएगी। और ये जो है आपका मानसरोवर से लेकर
बड़ी चौपड़ तक आपने कनेक्टिविटी दे दी, फिर मानसरोवर को पीछे वहाँ से कनेक्ट करोगे, आप है ना बेसिकली मानसरोवर और ये किसको, बड़ी चौपड़ को आप आगे पीछे कनेक्टिविटी दोगे, ठीक है। ट्रांसपोर्ट नगर से भी कनेक्टिविटी दोगे और इधर भी आगे कनेक्टिविटी दोगे। तो ऐसे करके आप पूरे जयपुर में एक मेट्रो की लाइन बिछाना चाहते हो, ठीक है। इसमें करीबन आप देखोगे 73,000 करोड़ के आसपास का खर्चा हुआ, 12,000 करोड़ के आसपास का आई थिंक खर्चा हुआ था जयपुर मेट्रो में, ठीक है। और अभी भी ये काम चल रहा है। तो आप देखोगे मेट्रो के ये बोल रहे हैं ऑपोजिशन पार्टीज़ वाले कि जो बजट है बहुत सुपरफिशियल है, हॉलो है ना, कोई राहत वाहत नहीं दी गई है। प्लस आप देखोगे रिपीटेशन है जो पहले था। प्लस आप देखोगे इसमें उन्होंने जो जल जीवन मिशन के जो टारगेट थे वो पूरे भी नहीं करे हैं। जल जीवन मिशन में जो अनियमितता पाई गई हैं, ठीक है। प्लस आप देखोगे इन्होंने बोला है कि जो बजट के एस्टिमेट्स थे रेवेन्यू डेफिसिट वो बढ़ता जा रहा है, करेक्ट है ना। जैसे अगर मैं आपसे बात करूँ हमारा जो डेट होता है, तो मैंने आपको बताया था कि सेंटर का जो डेट है वो 57% के आसपास है और जो राजस्थान स्टेट का डेट है वो करीबन 37% के आसपास, 37 पॉइंट समथिंग था, तो अभी 36.99 हो गया है। 38% जो है हमारा उससे तो कम ही है, तो हम उसके आसपास आ गए हैं, तो विद इन लिमिट ही है। और ऑल्सो जैसे इन्होंने बोला कि नमो वन हो गए, नमो नमो नर्सरी वगैरह हो गई, तो ये सब क्या है, आप नमो नमो नाम को कर रहे हो। फिर वीबी जी राम जी बिल को भी इन्होंने बोला कि आपने महात्मा गांधी का नाम बदल के वीबी जी राम जी कर दिया गया है, ठीक है। तो वो एक चीज़ है। फिर ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट पे कुछ आप देखोगे रेफरेंस नहीं दिया है। रिफाइनरी जो थी HPCL बारमेड वाली, उस पर भी आप देखोगे कुछ अनाउंसमेंट्स नहीं हुए हैं, ठीक है। प्लस वो बोल रहे हैं, आपने बोला है कि आप 500 करोड़ रुपए दोगे स्कूल्स के रिपेयरमेंट के लिए, पर स्कूल ही 2,500 हैं, तो उस हिसाब से जो पैसा आ रहा है वो बहुत कम आ रहा है पर स्कूल, ठीक है। तो ऐसे करके उन्होंने काफ़ी सारी खामियां निकाली हैं। बट ये चीज़ ना याद रखते हुए, देखो ये चीज़ तो तब पूछते जब आप एकदम बजट के टाइम पे जा रहे थे। अब जनरली आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो बजट के मेन पॉइंट्स पे और बजट के कितने पिलर्स हैं। विकसित राजस्थान के 17 पिलर्स हैं और जो अपना बजट आया है इस बार उसके 10 पिलर्स हैं, ठीक है। 10 पिलर्स ये वाले हैं। पहला कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की बात करी गई है। इसमें आप क्या याद रखोगे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर पे 54,000 करोड़ बताए गए हैं। फिर जो हमारी सिविक एमेनिटीज़ होती हैं, ठीक है, सिविक एमेन इसमें सॉरी जो 10 पिलर्स है ना उसके यहाँ पे देखो ये है बेस्ट, ठीक है। 10 पिलर्स कौन से हैं, एक तो सड़कें बनाओगे, मेन जो आपको याद रहते हैं, सड़कें होगा, हेल्थ होगा, एजुकेशन होगा, विमेन होगा, है ना, एग्रीकल्चर होगा, सिविक एमेनिटीज़ होगा, टूरिज्म होगा, ह्यूमन रिसोर्सेज होंगे, सोशल सिक्योरिटी होगा। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, तो जो चीज़ें आपको याद आ रही है ना वही आपके बजट में भी है। जैसे सड़कों को लेकर बात करी गई है, तो सड़कों पर बोला जा रहा है कि 1,000 करोड़ वगैरह जो है वो खर्च करे जाएंगे, ब्यूटिफिकेशन पे भी खर्च करे जाएंगे। सड़कों के लिए आप देखोगे एक राज सेतु की भी बात करी गई है, जिसको अपन ट्रांसफॉर्मिंग अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। कि इसमें क्या होगा कि जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सड़कें वगैरह हैं, उनके ऊपर ओवर ब्रिजेस, अंडर ब्रिजेस वगैरह बनाने हैं, फ्लाईओवर्स बनाने हैं, एलिवेटेड रोड्स वगैरह बनानी है, उस पर खर्चे दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट है। इस पर करीबन 1,800 करोड़ का अनुदान हमने को दे रखा है कि जो सड़कें होंगी नई भी बनाई जाएंगी, रिपेयर भी होगा, मेंटेनेंस भी होगा, कंस्ट्रक्शन भी होगा, अपग्रेडेशन भी होगा। फिर आप देखोगे जो 600 करोड़ इसमें बोल रहे हैं कि जो मिसिंग रोड्स हैं उन पर खर्च किए जाएंगे। 500 करोड़ के अटल प्रगति पथ बनाए जाएंगे, जिसमें होता है ना प्रॉपर सीमेंटेड रोड्स होती हैं, बाईलेन हाईवेज वगैरह होते हैं वो सब। और यहाँ पे आप देखोगे इंडस्ट्रियल एरियाज़ में भी आप देखोगे सड़कें वगैरह बनाई जाएंगी। तो सड़कों सड़कों पे आप देखोगे काफ़ी अनुदान दिया है। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, पानी। तो पानी के लिए आप देखोगे एक तो जो टैप वाटर कनेक्शन हैं वो बोला गया है कि काफ़ी लाभार्थियों तक पहुँचाए जाएंगे। दूसरा आप देखोगे जो ड्रिंकिंग वाटर है उसका प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए 5,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, ठीक है। फिर अपन चलते हैं एनर्जी की तरफ। तो एनर्जी में आप देखोगे एक तो सोलर पार्क्स वगैरह इस्टेब्लिश करने की बात करी गई है बीकानेर जैसलमेर वाले एरिया में, ठीक है। प्लस आप देखोगे, हाँ यहाँ पे बता रखा है कि 4.8 गीगावाट के आसपास का प्लानिंग चल रहा है। फिर सिविक एमेनिटीज़ मतलब जो आप लोगों का एमेनिटीज़ वगैरह चाहिए होती हैं, है ना, कि कैसे आप एडमिनिस्ट्रेशन से कनेक्ट करोगे। तो एक तो संभागीय मुख्यालयों पे जो अपने डिविजनल हेडक्वार्टर्स होते हैं वहाँ पे सखी स्टोर्स बनाए जाएंगे। और दूसरा आप देखोगे कि यहाँ पे जो डिविजनल हेडक्वार्टर्स होते हैं वहाँ पे जो रोड्स वगैरह होती हैं वो कराई जाएगी। 1,000 करोड़ में जयपुर का ही ब्यूटिफिकेशन वगैरह करवाया जाएगा, अपग्रेडेशन करवाया जाएगा, है ना। तो वो इंपॉर्टेंट है। फिर आप देखोगे इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट वगैरह के लिए कहीं ना कहीं जो इंडस्ट्रियल पार्क्स हैं एक तो वो बनाए जाएंगे, है ना। और प्लग एंड प्ले मॉडल होगा कि बस आओ अपनी फैक्ट्री लगाओ, बाकी सारी अमेनिटीज़ वहाँ पे अवेलेबल हैं, ठीक है। इसके अलावा जो जोधपुर पाली मारवाड़ रीजन है जो अपना DMIC में भी आता है, वहाँ पे भी कुछ नई भी 3,600 करोड़ हेक्टेयर लैंड जो है वो डेवलप किया जाएगा। प्लस आप देखोगे इनलैंड कंटेनर डिपोज भी बनाए जाएंगे, मल्टी मोडल लॉजिस्टिक्स पार्क्स बनाए जाएंगे। प्लस है ना राजस्थान फाउंडेशन के 14 नए चैप्टर्स खोले जाएंगे प्रवासी भारतीयों के कनाडा और अफ्रीका वगैरह में, ठीक है। 15 करोड़ के MSME जो है राजस्थान अपना वन डिस्ट्रिक्ट
वन प्रोडक्ट पॉलिसी हो गया, पंचगौरव होगा, उसको भी प्रमोट करने के लिए दिए जाएंगे। फिर आते हैं अपन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे। तो कैसे आप अपने यहाँ का जो लोग हैं उनका डेवलपमेंट करोगे। तो इसके अंदर जो मुख्यमंत्री एक तो युवा स्वरोजगार योजना होती है ना, जिसके अंदर आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करते हो, उसके अंदर इंडस्ट्रीज़ वगैरह का आप सहयोग लेते हो, फिर आप उनको कुछ पैसे भी प्रोवाइड करते हो। तो उसके लिए आप देखोगे, एक तो उन्होंने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है वो करी है, जिसके अंदर वो लोग लोन देंगे ताकि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट कर सको, और उनको 10 लाख तक का जो लोन है, एक पर्टिकुलर 1 लाख यूथ को 10 लाख रुपए तक का जो लोन है ऋण फ्री दिया जाएगा, ताकि वो खुद का अपना कुछ बिजनेस सेटअप कर सकें। ठीक है। फिर आप देखोगे राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी बनाई जाएगी। जैसे अपना नेशनल टेस्टिंग एजेंसी होता है ना, जो नीट, यूजी, पीजी, आईआईटी, जेई इन सब के एग्जाम्स करवाता है, वैसी स्टेट टेस्टिंग एजेंसी भी बनाई जाएगी, ताकि एग्जाम्स की जो प्रक्रिया है उसको और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और अच्छा बनाया जा सके। फिर आप देखोगे एक वाइब्रेंट, हमने बात करी है, जैसे अपना वाइब्रेंट वो होता है, भारत होता है, वैसे वाइब्रेंट राजस्थान हो जाएगा, जिसमें हम बिजनेस, रिसर्च, एस्पिरेशनल टैलेंट को मतलब होता है ना, बढ़ाने की बात कर रहे हैं। वैसे ही आप देखोगे कि स्टार्टअप्स को डेवलप करने के लिए वाइब्रेंट स्टार्टअप प्रोग्राम हो जाएगा। रानी लक्ष्मीबाई सेंटर्स बनाए जाएंगे 150 कॉलेजेस में, सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग वगैरह देने के लिए। ठीक है। और आइडिया यही है कि उनकी डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़े। तो मतलब आप महिलाओं से लेकर इसमें आप देखोगे स्टार्टअप्स तक हर किसी को कवर किया गया है। फिर अगर मैं हेल्थ की बात करूँगी, तो हेल्थ में क्या होता है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ाने के लिए, एक तो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज देने के लिए, आपको पता है कि एमएमआर को भी हमारा जो टारगेट है अभी फ़िलहाल 87 है, कि हम लोग के यहाँ पे 1 लाख महिलाओं में से 87 महिलाओं की डेथ हो जाती है, मटर्नल मोर्टेलिटी रेट। ठीक है। इंडिया से तो कम ही है हमारा, लेकिन हमें उसे 15 पर लाख तक लेके जाना है। आईएमआर जो हमारा करीबन अभी 30 के आसपास है, उसे भी 10 तक लेके आना है। ठीक है। और हेल्थ में याद रखना, हमने वो भी चालू किया था, राजस्थान सुरक्षा, जिसके अंदर क्या होता है कि जैसे कोई इंस्टेंट कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है प्रेगनेंसी के टाइम पे, ऐसा कोई केसेस आ रहे हैं, तो तुरंत आप उनको हॉस्पिटल ले जाओगे और वहाँ पे आप उनका इलाज करवा सकोगे, और आपको सर्टिफिकेट वगैरह भी मिलता है, क्योंकि आप एक गुड समैरिटन हो। ठीक है। फिर आप आ जाओ सोशल सिक्योरिटी पे। तो यहाँ पे क्या होता है, जो महिलाएं वगैरह होती हैं, उनको एक तो बीपीओ सेंटर्स रूरल एरियाज़ में खोले जाएंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 100 करोड़ के साथ। फिर आप देखोगे जो महिला उद्यमी हैं, उनको पहले जो लोन मिलता था उसका भी आपने 1 करोड़ से 1.5 करोड़ तक कर दिया है। फिर वैसे ही आप देखोगे जो महिला एसएचजीज हैं, है ना, अपनी लखपति दीदी के अंदर, अब उनकी जो इनकम है वो 1 लाख से हमें 1.5 लाख तक ले जानी है। ठीक है। उनका जो लोन लिमिट है लखपति दीदी में, तो वो भी आपने बढ़ा के 1.5 लाख कर दिया है। फिर अपन लास्ट बात करते हैं टूरिज्म की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमारे यहाँ जैसे एक तो आप देखोगे जैसलमेर में खुरी करके एक अल्ट्रा लग्जरी स्पेशल टूरिज्म जोन बनाया जाएगा। फिर ब्रज भाषा का कन्वेंशन सेंटर इसमें खोला जाएगा भरतपुर में। ब्रज भाषा वही है जो आप देखोगे पिंगल, अपना जो लिटरेरी स्टाइल होता है उसको प्रमोट करती है। तो आपको पता होगा कि राजस्थान में ना 2 तरीके के लिटरेरी वर्क्स होते हैं, जिसमें आप देखोगे लिटरेचर मिलेगा, एक होता है डिंगल और एक होता है पिंगल। डिंगल जो था वो मोस्टली वेस्टर्न राजस्थान सेंट्रिक था, है ना, और ये जो था मोस्टली जो वॉर्स और हीरोज़, है ना, और सेरेमनीज़ वगैरह की जो कहानियाँ थी वो आती हैं इसमें। जैसे फेमस हो जाएंगे आपके सूर्यमल मिश्रण, जो जिनको बूंदी के राजा कवि भी कहा जाता है। इसमें आपके डोला मारू की जो कहानियाँ होती हैं वो सब आती हैं। और पिंगल जो होता है ये मेस्टली आपका जो चारण लिटरेचर होता है उससे रिलेटेड है। और जो पिंगल होता है वो बेसिकली आपकी लव, डिवोशन, है ना, इन सब की कहानियाँ होती हैं। मोस्टली जो वीर, जिसमें जैसे आपको वीर रस देखने को मिलता है, इसमें आपको आपको मोस्टली जो रसिया वाला होता है, ब्रिज भाषा होता है, उसका आपको रूप देखने को मिलता है। तो सूरदास, तुलसीदास उस समय के फेमस थे। और राजस्थान से अगर मैं बात करूँ तो पृथ्वीराज रासो, हिम्मत रासो, वो पिंगल लिटरेचर के लिए काफ़ी आप देखोगे फेमस ये काव्य हैं। तो ब्रज भाषा जो है वो पिंगल लिटरेचर में काफ़ी यूज़ की जाती थी, उसके लिए भी कन्वेंशन सेंटर बनाया जाएगा भरतपुर में। वैसे ही आप देखोगे शेखावटी की जो हवेलियाँ हैं, आपको जैसे आपने पंचपाने का नाम सुना होगा, तो ये पंचपाने क्या होता है। हम्म देखो, अपनी शेखावटी में, है ना, 5 ठिकाने थे, और जिन जो मतलब शार्दुल सिंह थे उनके सरदार, वहाँ से आप देखोगे 5 ठिकाने जो थे निकल के आए। और ये जो 5 ठिकाने थे इनमें बहुत सारी हवेलियाँ देखने को मिलती हैं शेखावटी रीजन में, अपनी वेल्थ के लिए काफ़ी प्रोमिनेंट थे, पेंटेड हवेलियों के लिए। इसमें जैसे आपका मुकुंदगढ़ हो जाएगा, ठीक है, दुंदलोड हो जाएगा, फिर आपका उदयपुर वाटी हो जाएगा, प्लस आपका इसमें 5 ठिकाने आते थे ना, तो मुकुंदगढ़ हो गया आपका, उदयपुर वाटी हो गया, डुंडुलोड़ हो गया, फिर है ना फिर मंडावा वगैरह हो जाएगा। तो ऐसे करके इसमें 5 मतलब
ठिकाने आते थे, और वो जो ठिकाने हैं उनको अपन पंचमाने बोलते थे। जो शेखावटी की हवेलियाँ हैं, इनको भी आप देखोगे सीकर झुंझुनू वगैरह में इनके कंजर्वेशन के लिए भी पैसे 600 हवेलियों को यहाँ पे रिस्ट्रक्चर किया जाएगा, उनको वापस से रिपेयर वगैरह करके ज़िंदा किया जाएगा। ठीक है, तो ये मोटा मोटा आप देखोगे 10 पिलर्स थे हमारे बजट के। उसके अलावा कुछ फिगर्स जो हैं वो आपको याद होने चाहिए। जैसे 1000 करोड़ मैंने आपको बता दिया जयपुर में लगाएंगे, 3000 करोड़ आपका वैसे शहरों को ब्यूटिफिकेशन करने में लगाएंगे, 350 करोड़ के प्लग एंड प्ले मॉडल बनेंगे। फिर ह्यूमन रिसोर्स में मैंने बता ही दिया, स्वरोजगार योजना में 1000 करोड़ रुपए खर्च होंगे, रानी लक्ष्मीबाई के सेंटर्स बनेंगे, वाइब्रेंट स्टार्टअप प्रोग्राम हो जाएगा, बीपीओ वाला हो गया, टूरिज्म वाले हो गए आपके, है ना। और हाँ, एक था जैसे, एक तो खुरी में जैसलमेर में स्पेशल टूरिज्म जोन बनेगा, और साथ में एक थार का जो कल्चरल सर्किट होता है वो बनाया जाएगा, वेस्ट और वॉर म्यूजियम भी बनाया जाएगा झुंझुनू में। ठीक है, फिर एक है ना ये ड्रीम मेंटरिंग प्रोग्राम वगैरह शुरू करे जाएंगे। ठीक है, और जो राज सवेरा होता है, जैसे अपना नया सवेरा आया था ड्रग को कॉम्बैट करने के लिए, वैसे राज सवेरा जो है वो ड्रग का जो पूरा एक जाल बिछाया हुआ है जिसमें यूथ फंसते जा रहे हैं, उससे निकलने के लिए एक प्रोग्राम है। ऐसे ही एक राज ममता करके प्रोग्राम है मेंटल हेल्थ केयर से रिलेटेड, है ना, तो उसको भी आप देखोगे प्रमोट किया जाएगा। प्लस एग्रीकल्चर का जो बजट है मैंने आपको पहले ही बता दिया, बढ़ा दिया गया है, उसमें सोलर पंप्स वगैरह को बढ़ावा दिया जाएगा, इरिगेशन भी बढ़ाया जाएगा, और 10 करोड़ प्लांटेशंस करे जाएंगे, नमो वन और नमो नर्सरीज वगैरह भी बनाई जाएंगी। तो ये मैं बता रही थी कि राजस्थान को $4.3 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है 2047 तक। जीएसडीपी हमारा 21 लाख करोड़ के आसपास हो जाएगा, पर कैपिटा इनकम हमारी अभी 2.12 लाख करोड़ हो जाएगी। ठीक है, और राजस्थान स्टेट एजेंसी मैंने बताया ना, जो पेपर लीक्स के मामले आ रहे हैं, पेपर्स में जो इतनी गड़बड़ियाँ आ रही हैं, प्लस आप देखोगे कई बार मेंस के पेपर्स ही लिख दिए जाते हैं, इंटरव्यू के मार्क्स ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो ये पूरी रिस्पॉन्सिबल होगी प्रॉपर तरीके से एग्जामिनेशन कंडक्ट करने में। ये क्या करेगी बेसिकली, प्रॉपर एक सेंटर्स वगैरह भी खुद के कंडक्ट करेगी, जहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट सेंटर्स बनाए जाएंगे अक्रॉस द स्टेट, जहाँ पे आप एग्जामिनेशन कंडक्ट कर सकते हो कभी पूरे हफ्ते के दौरान, और वहाँ पे प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बनाया जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो राजस्थान गवर्नमेंट जो है उसने फोकस किया है इमरजेंसी सर्विसेज पे भी, मेंटल हेल्थ मैंने आपको बताया ना, राजस्थान सुरक्षा हो जाएगा। इसमें देखो फुल फॉर्म्स नहीं याद करनी है, सुरक्षा का मतलब होता है लोगों की सुरक्षा। तो जो भी आपका ट्रीटमेंट चाहिए होता है क्रिटिकल सिचुएशन में, जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया, एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है प्रेगनेंसी के टाइम पे, या फिर कोई हार्ट अटैक आ जाए, तो उस समय की स्कीम होती है, ताकि आप तुरंत तरीके से स्विफ्ट एक्शन लेकर उनको ट्रीटमेंट दे सको। आपको पता होना चाहिए कि इसी तर्ज पे जैसे अभी प्रधानमंत्री जी ने अपना ऑफिस शिफ्ट किया है पीएमओ से सेवा तीर्थ, तो वहाँ पे एक स्कीम बनाई है जहाँ पे अगर आप है ना इलाज करवाने ले जाते हो किसी का रोड विक्टिम वगैरह का, तो उसमें 1.5 लाख तक का इलाज जो होगा वो निःशुल्क किया जाएगा, ताकि उसको तुरंत इलाज मिले और उसका गोल्डन आवर में उसकी लाइफ सेव हो सके। वैसे ही आप देखोगे 24/7 एक क्रिटिकल केयर कमांड सेंटर बनाया जाएगा, जो कि रियल टाइम है ना हेल्प करेगा आपको, मेडिकल फैसिलिटीज़ के साथ अवेलेबल स्पेशलिस्ट वगैरह हो जाएंगे, ताकि अगर आप छोटे से हॉस्पिटल में लेके भी गए तो 24/7 जो ये मेडिकल हेल्पलाइन है, इससे आप किसी की जान बचा सकते हो। ठीक है, प्लस आप देखोगे जो डॉक्टर्स और इंस्टीट्यूशंस की रिपोजिटरी होती है वो मेंटेन करी जाएगी। एसएमएस में भी देखोगे आप, जो बेड्स वगैरह की अवेलेबिलिटी है वो बढ़ाई जाएगी। जेके लॉन हॉस्पिटल को भी काफ़ी सारा मिला है, उसमें एक आईपीडी यूनिट भी हो जाएगा, नीको यूनिट्स वगैरह भी दिए जाएंगे। ठीक है, प्लस आप देखोगे हमारे जो डॉक्टर्स हैं उनको जो अपने दुनिया भर के जो विशेषज्ञ हैं स्पेशलिस्ट वगैरह हैं, उनके साथ भी ऑन कॉल सुविधा दिलवाई जाएगी, ताकि कभी भी कोई क्रिटिकल एक केस आता है तो आपको कहीं भागने की ज़रूरत ना पड़े, आपका जयपुर में ही इलाज हो जाए। ठीक है, और मैंने बताया ना सीरियस एक्सीडेंट केसेस के लिए लोकल डॉक्टर्स जो हैं वो लाइव कंसल्टेशन ले पाएंगे नेशनल लेवल एक्सपर्ट्स के साथ। ठीक है, ताकि मेडिकल गाइडेंस मिल सके गोल्डन आवर में। ओके, और मेंटली चैलेंज्ड हो जो बच्चे होते हैं, है ना, और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपके जो ये निशुल्क वाली सेवा थी कि आपका निशुल्क में इलाज कर दिया जाएगा, तो सीएम आयुष आरोग्य योजना जो थी और निरोगी राजस्थान योजना, इसके अंदर अगर आप मेंटली चैलेंज हो, आपके पास डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी नहीं है, तो भी आप देखोगे सोशल सिक्योरिटी के तहत आपको पेशेंट्स को फ्री ट्रीटमेंट दिया जाएगा। ठीक है, और साथ में आप देखोगे 250 अल्ट्रा जो मॉडर्न एम्बुलेंसेज होती हैं जिसमें ऑलमोस्ट सारी फैसिलिटीज़ होंगी वो दी जाएंगी, उनको हाईवेज पे रखा जाएगा, रेस्ट एरियाज़ में जो अपने आराम घर होते हैं ना वहाँ पे, ताकि तभी भी एक्सीडेंट हो तो ये तुरंत आप देखोगे हाईवे से वहाँ पहुँच पाएँ। तो यही चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। देखो एक बजट जो होता है, मुझे पता है थोड़ा सा लंबा चल गया, बट इंपॉर्टेंट यही है कि जो बजट होता है ना उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मतलब ये तो मैंने बहुत ऊपर ऊपर से बताया है जो आपके पेपर्स में आया है, सोच लो आप कितना कम आया है आपके पेपर्स में, स्पेसिफिकली इंग्लिश पेपर में तो वैसे भी कम आता है। राजस्थान का जो पेपर आया था जैसे राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, उसमें तो बहुत सारी चीज़ें थी, बट उतनी सारी चीज़ें याद कर पाना बहुत मुश्किल होता है और याद रखना बहुत मुश्किल होता है। तो अपन अलग से एक बजट सेशन लेंगे और उसमें अपन चीज़ों को याद करने का तरीका भी सीखेंगे, और जहाँ जहाँ होगा मैं आपको इंडिया के फिगर्स भी देती जाऊँगी, ताकि आपको याद साथ साथ ही इंडिया का भी याद होता चले। ठीक है, अब ये अपन नॉर्मल न्यूज़ पे आते हैं।
नॉर्मल न्यूज़ इन द सेंस जो अपने न्यूज़पेपर्स में आती है ऐसे डेली बेसिस पे। तो आपको पता है कि एमपी छत्तीसगढ़ में एक कफ सिरप का बैड बैच आया था और उसको वापस लेने की बात करी थी और कफ सिरप कंप्लीटली बैन कर दिए थे। कई बच्चों की इसमें जानें चली गई थी। और अभी इस पूरे केस का जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तो पता लगा जो सरकार में कुछ डॉक्टर्स होते हैं, कुछ एमआरस वगैरह होते हैं, उनका पूरा एक तरीके से नेटवर्क चल रहा था, जिस वजह से आप देखोगे सिरप्स वहाँ तक पहुँची भी। हुआ क्या है बेसिकली, आपके जो एमआरस होते हैं वो फ्लाइट्स वगैरह इन सब के चक्कर में आपके जो डॉक्टर्स होते हैं उनको बोलते हैं कि आप ये सिरप्स जो हैं वो रेकमेंड कर दो, ठीक है। और कई बार क्या होता है बेसिकली, देखो आपके जो केमिकल्स और फार्मास्यूटिकल्स इसमें यूज़ होते हैं उसमें फ़र्क क्या होता है, जैसे डाईथाइलिन ग्लाइकॉल हो गया, वो या इंडस्ट्री में भी लगता है और आपके कफ सिरप में भी लगता है। लेकिन जो इंडस्ट्रियल ग्रेड होती है और जो फार्मास्यूटिकल वाली ग्रेड होती है वो काफ़ी अलग होती है, ठीक है। तो उसमें आप अलग अलग ग्रेड यूज़ करते हो, फूड्स में जो यूज़ होती है वो अलग होती है। तो कई बार ये देखा गया है कि कफ सिरप में जो आपकी फूड ग्रेड या इंडस्ट्रियल ग्रेड होती है वो डालती जाती है फार्मास्यूटिकल ग्रेड की जगह, ठीक है। तो छिंदवाड़ा में ये इंसिडेंट हुआ था, वहाँ पे एक कॉलड्रिफ करके सिरप थी जो श्रेसान फार्मास्यूटिकल है, तमिलनाडु से एक कंपनी है, वही आप देखोगे यहाँ पे नेटवर्क बना के इसको एमपी में बेचती है और 1984 से ये काम कर रही है। और अभी ऑब्वियसली इनके जो मालिक थे उनको हिरासत में ले लिया गया था, कस्टडी वगैरह में, इनसे कई बार आप देखोगे बात भी करी गई है। और वहाँ पे इन्होंने ये बताया कि कैसे इनके जो संदिग्ध पेमेंट्स हुए थे, जो रॉ मटेरियल्स वगैरह भी आए थे, उसका भी कई बार जो पेमेंट्स था वो थर्ड पार्टी अकाउंट से दिया गया था। तो ऐसा करना ही क्यों है जब आप एक सीधा सीधा काम कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं और ज़्यादा शक के घेरे में आ जाता है। फिर अपन चलते हैं पेरेंट्स के ऊपर। ये ना एक केस स्टडी है जो आपसे पूछ जा सकती है अगर आप आरएएस का इंटरव्यू दे रहे हो, और ये पहले भी हुआ है ऐसा। जैसे यहाँ पे ना उड़ीसा में एक केस आया है जहाँ पे जो अपने स्कूल्स होते हैं, आंगनबाड़ी वर्कर्स होती हैं, वहाँ उन्होंने ना ये बेसिकली बच्चों ने, पेरेंट्स ने अपने बच्चों को स्कूल भेजने से मना कर दिया क्योंकि उड़ीसा की आंगनबाड़ी में एक दलित वुमेन को एज अ कुक हायर कर लिया। तो ऑब्वियसली ये तो ब्लेटेंट डिस्क्रिमिनेशन है, हमारे यहाँ आर्टिकल 14, 15, 16 एग्जिस्ट करता है। और पेरेंट्स को बहुत बार समझाने के बावजूद आप देखोगे बच्चों को नहीं भेज रहे हैं। फाइनली जो दलित महिला थी उन्होंने कंप्लेन फाइल कर दी है पेरेंट्स के खिलाफ, क्योंकि ऑब्वियसली आज के ज़माने में भी आप देखोगे ST SCs के खिलाफ ऐसा आपको एक भेदभाव देखने को मिलता है। तो ये सही नहीं है। तो एज एन SDM अगर आपके सपोज शहर में ऐसा कुछ हो रहा है तो आप क्या करोगे? देखो यहाँ पे सबसे अच्छा एग्जाम्पल या सबसे अच्छा आंसर जो देने को होता है वो तो यही होता है कि सर देखो, किसी भी प्रकार का जो डिस्क्रिमिनेशन है वो गलत है, लेकिन अगर हम इसको टॉप डाउन अप्रोच से भी लेंगे तो भी आप देखोगे पेरेंट्स के ऊपर है कि वो कौन से स्कूल में भेजना चाहेंगे। तो हम ये नहीं कर सकते, यहाँ पे हम एक सोशल फैब्रिक जो होता है उसको यूज़ करेंगे। वहाँ पे हम ये उदाहरण बताएंगे कि अगर आप अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे, ठीक है, तो कैसे आप देखोगे आपके बच्चे पीछे रह जाएंगे, उनका भविष्य खराब हो जाएगा और आगे जाके उनको नौकरियाँ नहीं मिलेंगी। तो आप जो कर रहे हो, क्योंकि सरकार तो दलित वुमेन को नहीं हटाएगी क्योंकि वो अपने काम में एफिशिएंट है, वो क्वालिफिकेशंस के साथ वहाँ पे हायर हुई है, तो इससे बेटर है कि आप अपने बच्चे को भेजो ताकि उसका भविष्य खराब नहीं हो। नहीं तो फ्यूचर में आपको दिखेगा कि जिस कम्युनिटी से आप इतना हेट कर रहे हो वो कम्युनिटी ही आपसे ऊपर चली जाएगी। तो कई बार क्या होता है, देखो ये बोलने में ख़राब लग रहा होगा कि आपको लगेगा मैम कम्युनिटी वर्सेस कम्युनिटी कर रही है, नहीं, मैं सिर्फ इसलिए बोल रही हूँ कि कई बार प्रैक्टिकली सोचना चाहिए। और ये जो सोल्यूशन है ना, ये एक्चुअली में हुआ था। तो एमपी में एक बार ऐसा केस आया था जहाँ पे जो कलेक्टर साहिबा थी उन्होंने यही किया था और फाइनली पेरेंट्स ने अपने बच्चों को भेजना शुरू करा, ठीक है। और बाद में ये मतलब पेरेंट्स जो थे उन्होंने इसी भावना से भेजा कि नहीं हमारे बच्चे पीछे रह जाएंगे। उसके बाद आप धीरे धीरे सोशल फैब्रिकेशन करो, डिस्क्रिमिनेशन कम करने की कोशिश करो, वो लॉन्ग टर्म मेजर्स हैं। शॉर्ट टर्म तुरंत में आप क्या चाहोगे कि पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल भेजें, है ना। तो वहाँ पे शॉर्ट टर्म थिंकिंग, लॉन्ग टर्म थिंकिंग ये काम आती है। फिर सबसे बड़ी न्यूज़ है डिफेंस में, क्या हो रहा है कि हमारे यहाँ पे 3.1 लाख करोड़ से ऊपर का एक अपना अग्रीमेंट ऑफ नेसेसिटी होता है कि हमें भाई इतने इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है, इतने फाइटर एयरक्राफ्ट की, इतने हेलीकॉप्टर्स की, इतनी मिसाइल्स की ज़रूरत है हमारे नेवी, आर्मी, एयरफोर्स को मिला के। तो इसका एक एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी, अग्रीमेंट ऑफ नेसेसिटी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल या डिफेंस मिनिस्टर ने साइन किया है। उसके बाद ऑब्वियसली ये पास होगा नहीं होगा, इक्विपमेंट्स या मिसाइल्स या फाइटर्स आएंगे नहीं आएंगे वो अलग बात है, बट ये अपने आप में सबसे बड़ा आप देखोगे अभी तक का अग्रीमेंट ऑफ नेसेसिटी है। हुआ क्या है कि इंडियन एयरफोर्स में जैसे हमें 42 स्क्वाड्रंस चाहिए होते हैं, स्क्वाड्रंस मतलब जिसमें थोड़े बहुत कुछ फाइटर जेट्स और बाकी कुछ ऐसे यूनिट्स होते हैं, तो वो अभी सिर्फ 29 रह गए हैं। और हमारे जो ओल्ड हेलीकॉप्टर्स या फिर फाइटर जेट्स से मिग वगैरह वो रिटायर हो रहे हैं। तो हमें इमीडिएट बेसिस पे, क्योंकि आपको पता है ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, हमें चाइना और पाकिस्तान का 2 फ्रंट वॉर कभी भी हो सकता है, तो हमें रेडी रहना है। उसके लिए हमारे जो ये हमें अपने इमीडिएट बेसिस पे हमें ना कैपिटल एक्सपेंडिचर करके ये जो फाइटर जेट्स हैं इन सबको लेना पड़ेगा। तो इसलिए 114 रफाल जेट्स की जो डील हुई है
है ना, फ्रांस के साथ वो हो गई है, उसमें से 90 के आसपास तो हम इंडिया के अंदर ही बनाएंगे, तो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे इंडिजीनियस कंपोनेंट जो है वो भी बढ़ा दिया है। पहले आई थिंक 30% था, अब 40% कर दिया है, तो इससे इंडिया को भी फ़ायदा होगा। और दूसरा आप देखोगे यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, क्योंकि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने कहीं ना कहीं आप देखोगे लार्जेस्ट मिलिट्री डील को ये करने में इसको क्लियर कर दिया है। तब ये डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल क्या होती है? बेसिकली हुआ क्या था, जो हमारा कारगिल वॉर हुआ था 1898 और 99 वाला, उसके अंदर प्रॉब्लम ये हुई थी, हमें पता था कि इंडिया का इंटेलिजेंस जो है वो मतलब कहीं ना कहीं फेल किया था। तो उसके बाद से ना बहुत सारी कमिटीज़ बनी थी, ठीक है। तो उन कमेटी में से एक कमेटी जो थी, उसी के बाद एक डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल बन के आती है। तो ये 2001 के आसपास से बनी थी। इसका काम ही ये होता है कि जो हमारे डिफेंस रिलेटेड जो भी हमें एक्विजिशन करने हैं, ठीक है, ये काउंसिल क्या होती है, उस एक्विजिशन का पूरा अग्रीमेंट वगैरह बनवाती है, और फाइनली फिर ये कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी वगैरह से जाके वहाँ से पास होकर फिर ये अक्वायर किए जाते हैं, ठीक है। तो यही अग्रीमेंट ऑफ नेसेसिटी और वो सारी चीज़ें बनाती है। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के जो हेड होते हैं वो अपने राजनाथ सिंह, यानी अभी प्रेजेंटली डिफेंस मिनिस्टर हैं। और इसके अलावा इसमें सेक्रेटरीज हो गए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हो गया, तीनों सर्विसेज के जो हेड्स होते हैं वो सारे लोग इसके अंदर शामिल होते हैं, ठीक है। तो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने ये डील जो है प्रोक्योरमेंट की इसको क्लियर कर दिया है। और इसके अंदर हमने एक तो जो P8 रफाल जेट्स हो गए, P8 आए अपनी, यहाँ पे आ रहा होगा, स्कैल्प मिसाइल्स वगैरह भी हो गई जो ऑपरेशन सिंदूर में काम आई थी, प्लस आप देखोगे P8 आए अपने, आगे जाके देखोगे तो इसमें बहुत सारे हैं। P8 आए जो मरीन एरिया में अपने काम आएंगे, फाइटर्स है ना, तो उन सब के लिए भी ये सारा काम जो है अपन ने कर दिया है, ठीक है। इनफैक्ट अपन ने जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड है उसके साथ भी तेजस फाइटर्स की डील भी करी है, ठीक है, पर उसको आने में टाइम लग जाएगा, करीबन 31-32 हो जाएगी, 2030 31-32, ठीक है। ये देखो, डॉर्नियर एयरक्राफ्ट हो गई यूएस से, वो भी लेंगे। एचएएल के साथ भी तेजस वाली डील कर लिया अपन ने, ठीक है, तो लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट वाली। तो ऐसे करके हम लोग डॉर्नियर एयरक्राफ्ट वगैरह भी लेंगे, ठीक है। अब आते हैं अपन करंटली जो अपने पार्लियामेंट में चल रहा है, आपको पता है बजट सेशन इज ऑन गोइंग। तो वहाँ पे दो तरीके के प्रस्ताव आए हैं, एक आया है नो कॉन्फिडेंस वाला और एक आया है अपना सब्सटैंसिव मिशन वाला, ठीक है, सब्सटैंसिव मोशन वाला। देखो, सबसे पहले तो नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो तो लोकसभा के स्पीकर के खिलाफ लाया गया है, ठीक है। और ये इसके कुछ 3-4 पॉइंट्स थे। जैसा एक तो उन्होंने जो अपोजिशन पार्टी के कुछ एमपीज थे उनको डिसक्वालीफाई, उनको बेसिकली बजट से सस्पेंड करके बजट सेशन में सस्पेंड कर दिया था, ये कहते हुए कि उन्होंने गलत इल्ज़ाम लगाए हैं और वो बेसिकली बजट जो है उसको ढंग से होने नहीं दे रहे हैं। फिर आप देखोगे एक उन्होंने जो मोदी जी को बजट सेशन में नहीं आने दिया था, ये कह के कि मतलब ऑपोजिशन, उनको खबर मिली है कि ऑपोजिशन जो है कुछ हंगामे वगैरह करेगा, तो आप बजट सेशन में ना आइए क्योंकि आपकी गरिमा के खिलाफ है। तीसरा, इन्होंने खुद की पार्टी के कुछ जो एमपीज़ थे उनको सस्पेंड नहीं किया, जबकि उन्होंने जो लैंग्वेज वगैरह होती है वो ढंग से यूज़ नहीं करी, जो ऑपोजिशन को लग रहा है गलत है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। तो ऐसे करके 3-4 पॉइंट्स थे, क्योंकि बिना पॉइंट्स के तो आप देखोगे लोकसभा के स्पीकर के खिलाफ जो आपने नो कॉन्फिडेंस मोशन लिया है, इसमें क्या होता है, कोई 2 लोग होते हैं, उनकी साइनिंग लगती है, फिर लोकसभा सेक्रेटेरिएट के पास जाता है, सेक्रेटरी जनरल के पास, वो उसको सेक्रेटेरिएट में भेजते हैं, वहाँ पे वेटिंग वगैरह होती है कि भाई जो उन्होंने इल्ज़ाम लगाए हैं, जो उन्होंने क्वेश्चन रेज करे हैं, वो ये सही है या नहीं है। इसके बाद आप देखोगे ये बेसिकली स्पीकर के अप्रूवल के बाद ये उस सेशन में लाया जाएगा। वहाँ पे 50 लोग जो होंगे इस पर खड़े होकर आए बोलेंगे, इसके बाद आप देखोगे इस पर डिस्कशन होगा और फाइनली इस पर वोटिंग होगी। तो अगर वोटिंग हो जाती है तो स्पीकर को आप देखोगे एक तरीके से रिमूव कर दिया जाता है उनकी पोजीशन से। मीन वाइल जो स्पीकर होता है उसकी पावर में ये फ़र्क पड़ता है कि अगर उसके खिलाफ कोई अविश्वास प्रस्ताव है तो उसमें, जैसे ओम बिरला जी ने तो खुद से आप देखोगे मना कर दिया कि वो स्पीकर के पोजीशन से अभी मतलब वो उस पूरे सेशन के दौरान नहीं आएंगे जब तक उनका अविश्वास प्रस्ताव चल रहा है, और साथ में वो स्पीकर की पोजीशन से भी अभी हट गए हैं। तो वो जो प्रस्ताव होगा, बाकी वैसे स्पीकर जो होता है उसके पास पावर्स होती है कास्टिंग वोट की, कि जब भी कोई टाई होता है तो स्पीकर जो होता है उसी डायरेक्शन में वोट करता है। लेकिन अभी जो स्पीकर के पास एक पावर आ जाती है कि वोटिंग इन द फर्स्ट इंस्टेंस, तो अब स्पीकर एक नॉर्मल एमपी की तरह फर्स्ट इंस्टेंस में वोट कर पाएगा, वो कास्टिंग वोट नहीं ले पाएगा। तो ये तो नो कॉन्फिडेंस मोशन है जो बेसिकली लोकसभा स्पीकर जो अपनी ओम बिरला जी हैं उनके खिलाफ आया है। अब दूसरी चीज़ जो आई है वो है बेसिकली ये जो देख रहे हो आप, निशिकांत दुबे जी हैं जो बीजेपी से अपने एमपी हैं लोकसभा में, उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ, ठीक है, लीडर ऑफ अपोजिशन के खिलाफ एक सब्सटैंसिव मोशन लाया है। अब ये सब्सटैंटिव मोशन क्या होता है? बेसिकली एक ऐसा मोशन जिसको अपन मूल प्रस्ताव बोलते हैं, एक ऐसा प्रस्ताव जो अपने आप में इंडिपेंडेंट है, अपने आप में सफिशिएंट है, और इसको सपोर्ट करने के लिए और कोई आपको मोशन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जनरली जैसे मोशन ऑफ थैंक्स हो गया, है ना,
आपका स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर के इलेक्शंस वगैरह हो गए, प्रेसिडेंट का एड्रेस हो गया, ठीक है, आपके कोई मैटर्स ऑफ एडजॉयमेंट हो गए जो आपको पब्लिक इंपॉर्टेंस के और आपको डिस्कशन चाहिए, ये होते हैं सब्सटैंटिव मोशंस, ठीक है। तो आपने इन्होंने जो लीडर ऑफ अपोजिशन है राहुल गांधी जी, उनके खिलाफ एक ये सब्सटैंटिव मोशन लाया है, ठीक है। और उन्होंने बेसिकली ये कहा है कि राहुल गांधी जी जो हैं उन्होंने गलत भाषा का उपयोग करा है, क्योंकि राहुल गांधी जी ने बेसिकली, हुआ क्या था, बीजेपी ने राहुल गांधी जी पे इल्ज़ाम लगाया था कि वो सोरोस फाउंडेशन जो है ना, जॉर्ज सोरोस वाली, जो मतलब बोलते हैं कि मैंने इतने सारे पैसे दिए हैं ताकि वो बोल रहे हैं कि हमारी जो सरकार है वो गिर जाए। तो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि राहुल गांधी जी जो है वो इंटरनेशनल फोर्सेस के साथ मिल गए हैं और अपनी जो देश की अखंडता है, यूनिटी, इंटेग्रिटी है, उसको भंग करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो सब्सटैंटिव मोशन होता है ये भी पेश किया गया है एंड ये भी वोटिंग पे डाले जाएंगे। और मतलब इसमें क्या होता है कि ये जो होता है, याद रखना, जैसे निशिकांत दुबे जी ने मूव किया है, तो अगर कोई मिनिस्टर मूव करता है तो उसकी जगह कोई और मिनिस्टर भी प्रेजेंट होकर इस मोशन की प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट कर सकता है। लेकिन क्योंकि निशिकांत दुबे जी सिर्फ एक एमपी है, मिनिस्टर नहीं है, तो ये खुद ही आप देखोगे उस मोशन को आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। पर अभी आप देखोगे लोकसभा जो स्पीकर हैं अभी, उन्होंने इसको मोशन को साइड में रख दिया है, उन्होंने इसको एक्सेप्ट नहीं करा है, क्योंकि एक्सेप्टेंस के बाद ही आप देखोगे इस पर डिस्कशन होता है और वोटिंग होती है, ठीक है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि मतलब ये पहले भी आया, हाँ पहले भी ये जो सब्सटैंटिव मोशन है ये पहले भी लाया गया है। पहले एक्चुअली जो 10 एमपीज थे उनके ऊपर एलिगेशंस थे कैश फॉर क्वेरी, कि ये पैसे लेके आप देखोगे संसद में सवाल पूछते थे। तो जैसे ये टीवी पे न्यूज़ आई थी तो उस समय आप देखोगे जो लोकसभा के स्पीकर थे पवन कुमार बंसल, एक कमेटी बनी थी 5 मेंबर, स्पीकर ने एक 5 मेंबर कमेटी बनाई थी पवन कुमार बंसल जी के अंदर, जिन्होंने बेसिकली इंक्वायर किया था एलिगेशंस पे, इनको सही पाया था और फाइनली आप देखोगे उस समय जो स्पीकर थे इन्होंने हटा दिया था, ठीक है। वैसे ही आप देखोगे 2005 में भी ये हुआ था, जहाँ पे एक टीवी चैनल ने एलिगेट किया था कि जो इम्प्रॉपर कंडक्ट है कुछ लोकसभा एमपीज़ का इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एमपी लैड्स को लेके, तो वहाँ पे भी स्पीकर ने 7 मेंबर कमेटी बना के फिर आप देखोगे इसको रिपोर्ट को टेबल पे पेश करके इनको हटा दिया था, ठीक है। और हाउस ने अडॉप्ट कर लिया था अपना मोशन। तो वैसे ही आप देखोगे ये भी वोट पे डाला जाएगा और उस पर डिस्कशन होगा, फिर पता लगेगा इस पर क्या होगा, ठीक है। अब न्यूज़ आती है, जैसे इंडिया ने यूएस के साथ एक ट्रेड अग्रीमेंट किया है कि हमारे जो टैरिफ्स हैं 25% रशियन ऑयल वाले तो हटाए गए और 25% से 18% पे आ गए हैं। तो इंडिया ने जैसे यूएस के साथ डील करी है, तो बांग्लादेश ने भी, आपको पता होगा कि यूएस के साथ डील कर ली थी, ठीक है। और अब वो जैसे अपन ने ईयू के साथ एफटीए किया था, तो बांग्लादेश भी अब ईयू के साथ एफटीए करने वाला है। इनफैक्ट बांग्लादेश को यूएस में, क्योंकि पहले क्या होता था कि बांग्लादेश को जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस का एडवांटेज मिलता था कंसिडरिंग कि वो एक अंडर डेवलप्ड कंट्री है, लेकिन अब जो ये अंडर डेवलप्ड कंट्री से अब डेवलपिंग कंट्री के अंदर आ गया है, तो ऑब्वियसली फिर आप देखोगे इसको जो एडवांटेज मिलता है इसके टेक्सटाइल्स वगैरह को, वो खत्म हो जाता। तो ये भी अब यूएस से डील कर लिए हैं, जहाँ पे इनके प्रोडक्ट्स को 18% भी नहीं बल्कि 0% टैरिफ, मतलब ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलेगा यूएस के मार्केट्स का। इसके बदले ऑब्वियसली बांग्लादेश ने प्रॉमिस किया है, जैसे बांग्लादेश ने बोला है कि वो हर साल यूएस से कुछ $1 बिलियन के आसपास 15 साल तक सामान लेंगे, तो $15 बिलियन का वो लोग सामान लेंगे यूएस से, जिसमें उन्होंने अपना एग्रीकल्चर मार्केट, डेयरी मार्केट, वीट, सॉय, कॉटन, एनर्जी, सब कुछ खोल दिया है। वैसे ही आप देखोगे बांग्लादेश ने प्रॉमिस किया है कि जैसे उन्होंने बहुत सारे केसेस कर रखे थे लेबर, मतलब लेबर्स जो होते हैं वहाँ के लेबर यूनियंस वगैरह पे, ठीक है। और इनमें क्रिमिनल केसेस पेंडिंग थे वर्कर्स वगैरह पे, तो वो अब वो बोल रहे हैं वो विड्रॉ कर लेंगे और कोई क्रिमिनल केसेस इन पे नहीं रहेंगे। वैसे ही आप देखोगे बांग्लादेश जो है उसने बोला है कि जो यूएस के सर्टिफिकेट्स होते हैं फूड वगैरह के, वो यहाँ भी वैलिड रहेंगे, तो वापस से सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एक तरीके से इनका मार्केट खुल जाएगा यूएस के एग्रीकल्चर या फूड प्रोडक्ट्स के लिए। वैसे ही आप देखोगे, और इस अग्रीमेंट जो है, जैसे ये लैंग्वेज ना कभी इंडिया अलाउ नहीं करता जो बांग्लादेश ने अलाउ करी है इस ड्यूटी फ्री एक्सेस के बदले, कि इसमें लिखा हुआ है कि दोनों में से कोई भी जो कंट्री है ना वो कंस्ट्रेन नहीं करेगी और अपने आप अदरवाइज है ना प्रिवेंट करेगी पार्टी को, कि मतलब प्रिवेंट नहीं कर सकती कि वो एडिशनल टैरिफ नहीं लगा सकते अगर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं, बहुत सारा इंपोर्ट आने लग गया है, या फिर अपनी इकोनॉमिक जो या नेशनल सिक्योरिटी का कोई सवाल है, ठीक है, या फिर कोई अदर सिमिलर रीजन है कंसिस्टेंट विद लॉ, तो दोनों में से कोई भी जो कंट्री है वो टैरिफ्स लगा सकती है। तो अभी के लिए तो जीरो कर दिया है, लेकिन फ्यूचर में जब भी आप देखोगे यूएस को अपने नेशनल इंटरेस्ट प्रिक्योर करने हैं, इंपोर्ट्स को, अपने फैक्ट्रीज को बचाना है इंपोर्ट से, या उनको लग रहा है ये अनफेयर प्रैक्टिसेस हैं, तो उसमें आप देखोगे वो फिर से टैरिफ इम्पोज कर सकते हैं। ये लैंग्वेज इंडिया कभी अलाउ नहीं करता है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या बात क्या है, देखो अपने यहाँ जैसे कॉटन होता है, तो कॉटन के बाद क्या बनता है, यान, यान के बाद बनता है फाइबर, और हाँ, जैसे फाइबर बनेगा क्लॉथ बनेगा और फिर क्लॉथ के बाद उसमें कपड़े बनेंगे। तो होता क्या है, जो बांग्लादेश है ना वो यान नहीं बनाता, यान वो ऑलमोस्ट इम्पोर्ट करता है, और उसके बाद जो वो
कपड़ा बना रहे हैं ना वो बहुत सस्ता है, ठीक है। तो इंडिया में जो स्पिनिंग इंडस्ट्री है ना यान वाली, ये आप देखोगे बहुत ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है। और इसलिए आप देखोगे जो हमारे वर्कर्स हैं, हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो बोल रहे हैं अरे ये क्या हुआ, आपने डील करी बांग्लादेश से तो हमसे ज़्यादा अच्छी की डील करी, और बांग्लादेश ऑलरेडी आप देखोगे मार्केट में काफ़ी कंपेटिटिव है, तो हमारे प्रोडक्ट्स हार जाएंगे। तो इंडिया ने भी बोला है कि वो भी अब यूएस से बात करेंगे कि इंडिया के प्रोडक्ट्स को भी भले कोटा के अंदर पर कुछ तो आप देखोगे ड्यूटी फ्री एक्सेस दिया जाए। ओके, तो ये न्यूज़ थी अपनी बांग्लादेश, इंडिया और यूएस के रिलेशन से रिलेटेड। फिर अपन आते हैं एक अमेजिंग आर्टिकल के ऊपर, जो है कि अपने जो पुराने बिल्डिंग्स वगैरह थे, आपको पता है एक सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट चला था, तो उसके तहत बहुत सारी, जैसे पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग बनी थी है ना ट्राइंगल वाली, तो इसके अंदर बहुत सारे नए बिल्डिंग्स बनाए जा रहे थे। राष्ट्रपति भवन भी आप देखोगे नया शिफ्ट किया था। तो इसी के अंदर अब जो पीएमओ है ना कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, अपने मिनिस्ट्रीज वगैरह जो है वो सारे शिफ्ट हो रहे हैं। तो पहले जो आप नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक सुनते थे, अब वो शिफ्ट हो रहा है। जैसे पहले साउथ ब्लॉक बहुत पावरफुल माना जाता था क्योंकि उसमें डिफेंस मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, पीएमओ, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट वो सब बैठते थे। अब आप देखोगे सारे शिफ्ट हो गए। साउथ ब्लॉक जो है जिसमें जो इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज थी, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, पीएमओ वगैरह, ये और जो डिफेंस हो जाएगा वो अपने शिफ्ट हो रहे हैं सेवा तीर्थ में। तो उस बिल्डिंग का नाम रखा है सेवा तीर्थ। वैसे ही आप देखोगे इसका इनाग्रेशन हुआ था पीएमओ ने, आप देखोगे इसमें 4 स्कीम्स भी लॉन्च करी उस टाइम। प्लस आप देखोगे कर्तव्य भवन 1 और 2 हो जाएगा जिसमें फाइनेंस और बाकी सारी मिनिस्ट्रीज बैठेंगी, ठीक है। तो ये सेवा तीर्थ कहने का मन क्यों है, देखो हमने राजपथ का नाम करके जनपथ, और बहुत सारे अलग अलग 7 रेस कोर्स रोड हुआ करती थी उसका भी नाम बदल दिया है, ठीक है। हमने कर्तव्य पथ बना दिया है। फिर आप देखोगे हमने अभी पीएमओ को सेवा तीर्थ बना दिया है, और इसमें नागरिक देवो भव जो होता है वो भी हमने एम्बॉस करवाए हैं। और इसके लिए हाँ 100 रुपये का एक कमेमोरेटिव कॉइन भी बनाया जाएगा, जिसमें दोनों साइड पे, एक साइड पे आप देखोगे अपना जो नेशनल एम्बलम होता है अशोका पिलर सत्यमेव जयते के साथ वो लिखा होगा, और दूसरी साइड पे आप देखोगे अपना नागरिक देवो भव और सेवा तीर्थ की बिल्डिंग बनी होगी, ठीक है। तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये आपसे पूछा जा सकता है कि भैया नेम, नाम में क्या रखा है, बोलते हैं ना नाम में ही सब कुछ है, क्योंकि नाम जो होता है ना एक तरीके से आइडियोलॉजी बताता है। भाई एक सेवा तीर्थ का मतलब क्या है कि हम लोग लोगों की जो सेवा होती है, उनके एस्पिरेशन जो होती है, उनकी नीड होती है, उनकी डिमांड होती है, उसके हिसाब से काम करेंगे और हमेशा सेवा भाव रखेंगे, ठीक है। नागरिक जो होगा सबसे ऊपर होगा कोई भी कमिटमेंट के वक्त। तो ये क्या होता है, आइडियोलॉजी हो सकता है एक दिन में चेंज ना हो, लेकिन ओवर द टाइम अगर आपको पता है आपकी बिल्डिंग का नाम चेंज होगा, तो वैसे ही वहाँ पे माना जाता है कि लोगों का एटीट्यूड भी होगा, ठीक है। तो इसी वजह से आप देखोगे कि पहले जो रोड होती थी दारा शिको, पहले जो रोड होती थी उसका नाम कुछ और था, फिर उसका बदल के आप देखोगे दारा शिको रोड किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट होता है नाम चेंज, क्योंकि रिफ्लेक्ट करता है पीएम का कमिटमेंट कि वो लोग सेवा की तरफ जाना चाहते हैं, वो सिटीजन्स को ऊपर रखना चाहते हैं। प्लस अभी जो नई बिल्डिंग्स, पुरानी बिल्डिंग्स थी वो जर्जर हालत में हो गई थी, कॉलोनियल माइंडसेट से बनी थी, और अब जो नई बिल्डिंग्स हैं वो प्रॉपर रिन्यूएबल एनर्जी गृह रेटिंग्स के हिसाब से हो जाएगा। इसमें वेस्ट मैनेजमेंट भी हो जाएगा, वाटर रिसाइकलिंग वगैरह हो जाएगा, प्लस एनर्जी एफिशिएंसी हो जाएगा, प्लस ओपननेस हो जाएगा। इसमें सिटीजन से बात करने के लिए भी इंटरैक्टिव हॉल्स वगैरह हो जाएंगे। तो सिटीजन सेंट्रिक, एफिशिएंसी है ना, मॉडर्न, एक्सेसिबिलिटी, इन सब चीज़ों को लेके बनाया गया है। ओके, एंड डिजिटल इंटीग्रेटेड इसमें स्पेसेस भी हैं, वीसीज वगैरह करने के भी ऑप्शंस हो जाएंगे, सेंट्रल रिसेप्शन फैसिलिटीज़ हो जाएंगी। तो मॉडर्न टाइप का इसमें एंगेजमेंट हो जाएगा। गृह रेटिंग्स मैंने बता दिया ना, वाटर कंजर्वेशन, वेस्ट मैनेजमेंट, हाई परफॉर्मेंस, वो सारी बिल्डिंग्स इसमें हो जाएंगी। इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम्स भी हैं जो पहले मिसिंग थे। ओके, और ये मैंने आपको बता ही दिया कि पहले जो रायसीना हिल्स पे लोकेटेड था, अब वो आप देखोगे शिफ्ट कर दिया गया है और वो दारा शिकोह रोड पे आ गए हैं। और वही है कि इंडिया जो चेन था स्लेवरी में इतने सालों से, उसका नाम बदल के हम वो जो एस्पिरेशंस है लोगों के वो पूरा करना चाहते हैं। और बेसिकली हम ये नहीं चाहते कि हम कोई महाराजा की तरह हैं कि हम लोग मतलब है ना ऊपर हैं और जनता नीचे है, नहीं, बल्कि हम देश के सेवक हैं और हम देश को सेवा करना चाहते हैं। तो इसलिए आप देखोगे सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन है। तो उन्होंने वही बोला था कि मे सेवा तीर्थ जो है ऑलवेज स्टैंड एज अ रेडियंट सिंबल, कि हमें याद दिलाता रहे कंपैशन का, हमारी ड्यूटी का, हमारे कमिटमेंट का टुवर्ड्स इंडिया एंड इंडियंस। ओके, पहले डलहौजी रोड था, उसी का नाम बदल के दारा शिकवा रोड किया है। और इसमें आप देखो कि जैसे उन्होंने सेवा तीर्थ को इनॉग्रेट किया, उन्होंने 4 स्कीम्स लॉन्च करी थी। पहली स्कीम तो ये थी कि उन्होंने जो निःशुल्क इलाज होता है एक्सीडेंट्स वगैरह के टाइम पे, है ना, उसमें 1 लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख तक कर दिया है राशि, कि 1.5 लाख तक का, जब तक कि गोल्डन आवर में आप फ्री ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते हो ताकि किसी की भी जान ना जाए। दूसरा, इसमें भी ज्ञान याद रखना, ठीक है। फिर वैसे ही नारी के लिए अगर आप देखोगे
तो उन्होंने बोला है जो लखपति दीदी का उनका टारगेट था 3 करोड़ का, वो अचीव हो गया है पहले। तब वो 6 करोड़ का टारगेट अचीव करेंगे 2029 से पहले तक, ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का। फिर वहाँ पे एग्रीकल्चर में अगर आप देखोगे, वो बोल रहे हैं कि जो अपना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड था उसको 1 लाख करोड़ से बढ़ाकर 2 लाख करोड़ का कर दिया गया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मतलब लोन्स मिले और वहाँ पे एग्रीकल्चर में इंफ्रास्ट्रक्चर बन सके। यूथ के लिए आप देखोगे उन्होंने क्या करा है, उन्होंने यूथ के लिए जो स्टार्टअप इंडिया के अंदर फंड्स ऑफ फंड्स था उसका 2.0 स्टार्ट किया है और 10,000 करोड़ का अनुदान दिया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टअप स्पेसिफिकली डीप टेक टेक्नोलॉजीज़ वगैरह में अपने जो स्टार्टअप्स हैं वो खड़े कर सकें। तो ऐसे करके आप देखोगे उन्होंने 4 स्कीम्स जो है वो नए सेवा तीर्थ से लॉन्च करी है, और नागरिक देवो भव मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये उनका मोटो रहेगा, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, देखो पीएमओ ये भी बोल रहे हैं कि हमारे जो ये ओल्ड बिल्डिंग्स इनके रिपेयर मेंटेनेंस में बहुत खर्चा जा रहा था, तो वन टाइम कैपिटल एक्सपेंडिचर काफ़ी हुआ है, लेकिन इसके बाद आप देखोगे रिपेयर और मेंटेनेंस पे नई बिल्डिंग्स पे खर्चा कम हो जाएगा। ओके। फिर आप देखोगे सीजीआई गवाई जो हैं, मतलब उनको इनवाइट किया गया था। आपको पता है कि रामनाथ कोविंद जी जो इंडिया के एक्स प्रेसिडेंट रहे हैं, उनके अंदर एक वन नेशन वन इलेक्शंस की साइमल्टेनियस इलेक्शंस की कमेटी बनी थी, और उसके अंदर और भी बहुत सारे लोग हैं उसमें, लीडर ऑफ मतलब अपोजिशन पार्टी से भी काफ़ी सारे लोग हैं, है ना, रूलिंग पार्टी से भी हैं, कुछ एक्सपर्ट्स वगैरह भी हैं, और इसमें आप देखोगे पुराने जजेस और वो लोग भी हैं। प्लस आप देखोगे रेगुलरली ये लोग इन्वाइट करते हैं एक्स सीजीआईस को, तो 5-6 सीजीआईस को ये लोग इन्वाइट करके पूछ चुके हैं कि क्या वन नेशन और वन इलेक्शन जो है किसी भी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि जब वो ये प्रोविजन लेके आए तो जुडिशरी में ये मामला अटके, तो पहले ही आप देखोगे वो लोग सबसे सजेशंस ले रहे हैं, ठीक है। तो अपने जो फॉर्मर सीजीआई थे, तभी तो सूर्यकांत जी हैं, पहले जो सीजीआई थे गवाई साहब, उनको भी बुला के पूछा गया था, और उन्होंने भी बोला था कि ये बिल्कुल भी संविधान के खिलाफ नहीं है, ये बिल्कुल भी बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ नहीं है, बस ये आप देखोगे इलेक्शन करने का जो तरीका होता है, ठीक है, जो इलेक्शन साइकिल होती है उसमें चेंज कर रहा है। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है अपने लिए कि वन नेशन वन इलेक्शन है क्या। देखो ऐसा याद रखो कि जब भारत आज़ाद हुआ था उसके बाद 1952 में इलेक्शन हुए, फिर 57 में हुए, 62 में हुए, 67 में। तो 67 से पहले तक तो क्या होता था कि सेंटर और स्टेट, है ना, सेंटर के एमपी वाले इलेक्शन और स्टेट के एमएलए वाले इलेक्शन, ये बेसिकली साथ में चलते थे। तो एक बार में इलेक्शंस होते थे, आप 2 वोट डाल के आते थे स्टेट और सेंटर में, आप किसकी पार्टी किसकी गवर्नमेंट चाहते हो। लेकिन 67 में आपको पता है कि बहुत सारी स्टेट्स में क्या हुआ था कि प्रेसिडेंट रूल वगैरह लगा था, है ना, और अपोजिशन काफ़ी स्ट्रांग हो गया था। तो इस वजह से क्या हुआ था कि 67 के बाद से ये पूरी साइकिल हिल गई, ठीक है। और अब तक आप देखोगे क्या होता है, सेंटर में अलग से चुनाव होते हैं, फिर आप देखोगे कुछ कुछ स्टेट्स में चुनाव होते हैं, आज इस साल ऐसे स्टेट में हो रहा है, अगले साल कुछ स्टेट्स में हो रहा है, ऐसे करते करते 5 सालों में आप देखोगे जो 28 स्टेट्स प्लस 2 यूनियन टेरेटरीज में, 3 यूनियन टेरेटरीज में चुनाव चलते रहते हैं, फिर वापस से आप देखोगे वो 5वां साल आ जाता है जिसके अंदर सेंटर के चुनाव होते हैं। तो पूरे साल ही आप देखोगे 5 सालों में या पूरे साल ही कोई ना कोई चुनाव चलते रहते हैं। फिर इसमें म्यूनिसिपैलिटीज़ के भी होते हैं, आपके लोकल बॉडीज़ वगैरह के भी होते हैं, रूरल लोकल बॉडीज़ के भी। तो पूरे साल आप देखोगे कंट्री कोई ना कोई चुनाव मोड में रहती है। तब चुनाव मोड में रहने की प्रॉब्लम क्या है, आप बोलोगे मैम इससे तो बढ़िया है ना, अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है, भाई आपने इलेक्शन जिता भी दिया तो भी पार्टी को टोस पे रहना पड़ेगा, काम करने पड़ेंगे, और उसको आगे वाले इलेक्शन जीतने हैं। बट आप ये सोचो इस वजह से प्रॉब्लम क्या होती है कि एक तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है आचार संहिता, जिसमें और कोई नए प्रोजेक्ट्स हो गए, ट्रांसफर्स हो गई, पोस्टिंग्स हो गई, है ना, वो सारी चीज़ें इफेक्ट हो जाती हैं। दूसरा आप देखोगे बार बार आपको सिक्योरिटी फोर्सेस को लगाना पड़ता है, टीचर्स को हम देख रहे विड्रॉ करना पड़ता है स्कूल से चुनाव कंडक्ट कराने के लिए, ठीक है। तो इसमें भी आप देखोगे बहुत सारा ह्यूमन रिसोर्सेज जो है जो अदरवाइज़ कहीं और यूज़ हो जाता, वो वहाँ पे काम आ रहा है, ठीक है। तीसरा आप देखोगे कि प्रॉब्लम आती है कि पूरे टाइम इलेक्शन मोड पे रहने से कहीं ना कहीं आप देखोगे जो करप्शन होता है ना, ये जो अपना लीकर्स वगैरह होता है, जो कैश बटना होता है, कैश ट्रांसफर स्कीम्स होती हैं, पॉपुलिस्ट मेजर्स होते हैं, ये सारी चीज़ों को बढ़ावा मिलता है रादर देन फिजिकल प्रूडेंस। तो इसी सब चीज़ को देखते हुए एक साइमल्टेनियस इलेक्शन या फिर वन नेशन वन इलेक्शन, जैसे वन नेशन वन टैक्स आ जाता, वैसे ही साइमल्टेनियस इलेक्शन या वन नेशन वन इलेक्शन की डिमांड चल रही थी, और सरकार ने एक कमेटी बनाई थी इसके लिए एक्स प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी के अंदर। और यही कमेटी ने बेसिकली अपने सुझाव दिए थे और बोला था कि हाँ बिल्कुल हम वन नेशन वन इलेक्शन कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल्स में चेंजेस करने पड़ेंगे, क्योंकि लोकसभा की साइकिल के हिसाब से ही स्टेट्स की साइकिल चलेंगी। तो जैसे सपोज करो कि लोकसभा के चुनाव अभी 2000 कब हुए, 24 में हुए, है ना। तो ये लोग जीत के आए हैं, तो 2024 से 2029 तक आप देखोगे इनकी साइकिल है। तो कई स्टेट्स जो होंगी उनका पहले ही कार्यकाल खत्म हो जाएगा, तो उसमें जो नई सरकार बनेगी वो 2029 तक की बनेगी। और जो कुछ स्टेट्स हैं
इनका कार्यकाल और लंबा होगा, उनको 2069 पे ही स्टॉप कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इस ऐसे ही आप देखोगे साइकिल्स जो होंगी वो चलेंगी। बीच में अगर कोई स्टेट में नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है या सरकार गिर जाती है तो उसको रिमेनिंग टर्म के लिए ही लाया जाएगा। तो इस तरीके से आप देखोगे एक ही बार चुनाव होंगे, जब सिटीजन वोट करने जाएगा तो एक ही बार में बताएगा मुझे सेंटर में ये पार्टी चाहिए, स्टेट में ये वाली पार्टी चाहिए, ठीक है। और फिर आप देखोगे जैसे ही सेंटर और स्टेट के इलेक्शन हो जाएंगे 100 दिन के अंदर अंदर म्यूनिसिपैलिटीज़ और आपके जो पंचायत वगैरह होते हैं उनके भी इलेक्शन कंडक्ट करवा दिए जाएंगे। तो ऐसे आप देखोगे जो पाँचों सालों में अपना पूरा इलेक्शन चलते रहते हैं वो अब आप देखोगे कुछ टाइम में सिमट के रह जाएंगे, ओके। फिर आप देखोगे एक विजय माल्या से रिलेटेड आर्टिकल है कि बॉम्बे के जो कोर्ट है जो इनका पूरा केस सुन रहा है फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स वाला, उन्होंने बोला है कि आप बाहर रहते रहते प्ली नहीं लगा सकते कि हमने ये लगाया है कि हमें फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर मानना ही नहीं चाहिए था, केस ही गलत है, आपको इंडिया आना पड़ेगा। या तो आप मना कर दो कि मैं इंडिया आऊँगा ही नहीं ताकि हम उस तरीके से आप पे अप्रोप्रिएट एक्शन ले सके, या फिर आप इंडिया आओ और इस केस में प्रॉपरली पार्टिसिपेट करो, ठीक है। अब ये पूरा मुद्दा है क्या? देखो हुआ क्या है कि विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी है ना, जो लोग ऐसे फ्रॉड करके भागे, या फिर आप देखोगे सरकार का बहुत सारा बैंक का पैसा था उन्होंने चुकाया नहीं है। अब वो फ्रॉड है या नहीं है, वो बाहर चले गए वो बात अलग है। तो वो क्या है, बहुत सारा पैसा लेके बाहर चले गए। अब वो ये लोग क्या है वापस इंडिया आना नहीं चाहते, इन्होंने मना कर दिया है कि अब इंडिया आएगी नहीं, और जो क्वांटम ऑफ मनी इन्वॉल्व है वो 100 करोड़ से ज़्यादा है। तो ऐसे केसेस जहाँ पे आप देखोगे जो इकोनॉमिक ऑफेंडर्स हैं वो 100 करोड़ से ऊपर का उसमें अमाउंट इन्वॉल्व है, प्लस वो इंडिया से बाहर चले गए, यहाँ का प्रोसिक्यूशन फेस नहीं करना चाहते और आने से भी मना कर रहे हैं, उनको अपन ने एक नया एक टर्म यूज़ किया है फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स, मतलब इकोनॉमिक भगोड़े जिनको बोलते हैं। और अपन ने एक फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट लाई थी 2018 के अंदर, उसी के अंदर अपन ने डेफिनेशन दी है। तो इसमें क्या होगा कि ऐसे केसेस में सरकार आपकी प्रॉपर्टी को सीज भी कर सकती है और इसको मतलब कैप्चर करके सीज करके अपना पैसे की जो रिकवरी है वो भी कर सकती है अगर आप प्रॉपरली केस में पार्टिसिपेट नहीं करते हो। इसके लिए सरकार कुछ स्पेशल कोर्ट्स बनाएगी, मतलब नॉर्मल कोर्ट्स में से ही किसी को स्पेशल कोर्ट्स बनाएगी जो इन केसेस वगैरह से डील कर सकेंगे, ठीक है। बॉम्बे हाई कोर्ट भी एक स्पेशल कोर्ट है जो फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट से डील करता है, और ये विजय माल्या वाले केस में इन्वॉल्व है। विजय माल्या इस वक्त यूके में है, ठीक है, और वो वापस आने से वापस नहीं आना चाहते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली बहुत ज़्यादा हाई इकोनॉमिक क्राइम्स होते हैं और ये बेसिकली इंडिया में आना नहीं चाहते हैं। और इसमें क्या होता है, जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट होती है अपनी ईडी होती है, वो प्राइमरी एजेंसी होती है जो एक्चुअली फाइल करती है पूरी एप्लीकेशंस कोर्ट में और डिक्लेयर करवाती है किसी भी इंडिविजुअल को एज एफईओ, और उसके बाद उनकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह का अटैचमेंट करती है। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ तो आपको ईडी पता होनी चाहिए, ईडी क्या है। तो ईडी वही है अपना एनफोर्समेंट निदेशालय, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, ठीक है, जो बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में जो अपना डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू होता है उसके अंदर आता है। और ये जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है ये मेजरली 3 तरह के केसेस, एक तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट वाला, एक फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट वाला, और एक फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फेमा वाला, इन तीनों एक्ट में के अंदर कोई भी अगर कार्रवाई होती है तो वो आप देखोगे ईडी करती है। तो एक तरीके से इन्वेस्टिगेशन भी करती है और एनफोर्समेंट करने की भी कोशिश करती है, ठीक है, ओके। फिर आते हैं अपन नेक्स्ट आर्टिकल पे जो है नीपा वायरस से रिलेटेड। तो अभी क्या हो रहा था कि पहले तो आप देखोगे इंडिया में नीपा वायरस के केसेस आपको केरला वगैरह से मिलते थे, लेकिन अभी नीपा वायरस का एक आउटब्रेक जो आपको वेस्ट बंगाल से सुनने को मिल रहा है और वहाँ पे आप देखोगे काफ़ी खतरनाक सिचुएशन हो गई है। तो ये नीपा वायरस है क्या? देखो आप जब भी ऐसे कोई वायरस हो ना, नीपा वायरस, जीका वायरस और ये सारी चीज़ें याद रखना, ये सारे क्या हैं, जूनोटिक डिजीजेज हैं। जूनोटिक डिजीजेज क्या होते हैं, जो बेसिकली जू में होने चाहिए थे, टेक्निकली वो एनिमल्स में होने चाहिए थे, पर उन्होंने वो जो स्पीशीज़ का बैरियर होता है वो क्रॉस कर लिया है, और अब आप देखोगे एनिमल्स की जगह ह्यूमंस में भी होने लग गए हैं। मतलब ऐसा समझो जैसे नीपा वायरस है वो बेसिकली फ्रूट बैट्स जो होते हैं ना उसके अंदर मिलता था। अब फ्रूट बैट्स जो है क्या हुआ, जैसे आपने जंगल वगैरह काटे है ना, फ्रूट बैट्स जो थे वो बेसिकली सपोज करो कि उनके कोई लिक्विड डिस्चार्ज हुआ, उन्होंने कोई एक्सक्रीटा किया, या फिर आप देखोगे ये जो अपने पिग्स वगैरह होते हैं है ना, पोल्ट्री फार्म्स या पोल्ट्री पिग्स जो थे वो डिफॉरेस्टेड ज़मीन पे आने लगे, तो अब फ्रूट बैट्स का इंटरेक्शन इनसे बढ़ गया, इनको आप देखोगे इनमें नीपा वायरस ट्रांसफ़र हो गया, ठीक है। और अब क्या हुआ, जैसे ह्यूमंस ने इसका पोर्क खाया है ना, अगर रॉ मीट खा लिया, या ये जो पिग्स वगैरह थे इनका जो एक्सक्रीटा होता है, डिस्चार्ज होता है, इसके टच में आ गए, तो ह्यूमंस को भी अब नीपा वायरस होने लग गया। तो प्रॉब्लम क्या है कि जो नीपा वायरस पहले सिर्फ एनिमल्स के लिए था वो हमें होने लग गया। तो होता क्या है, इसके लिए एंटीडोट मिलना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि ह्यूमन बॉडीज़ इसको रेजिस्ट नहीं कर पाती है। इसलिए नीपा वायरस से आप देखोगे फर्टिलिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, डेथ रेट जो है 50 से 70% के आसपास है। और इसकी कोई भी अभी ऐसी कोई वैक्सीन नहीं है जो बनी है, ठीक है, इसकी कोई वैक्सीन नहीं है जो बनी है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि इसमें कुछ डेवलपमेंट हो जाए। ऑल्दो इसकी वैक्सीन का एक ट्रायल चल रहा है,
पर अभी तक वो सक्सेसफुल इसकी कोई वैक्सीन नहीं है। इसमें सिर्फ आप एंटीवायरल ड्रग्स देके उसको सपोर्टिव केयर पे डालते हो ताकि आप उसकी जान बचा सको। इसमें भी क्या होता है, आपको कफ फीवर वगैरह आता है, फिर एक्सटेंसिव कफिंग होती है और उसके बाद आपके सर में बहुत तेज़ दर्द वगैरह होता है। तो इनिशियली तो आपको लगता है कि जैसे आपको जैपनीज इंसेफेलाइटिस हुआ है। तो जब मलेशिया में पहली बार डिटेक्ट हुआ था तो लोगों को लग रहा था जैपनीज इंसेफेलाइटिस ही है। ये नीपा नाम का विलेज है, वहीं से आता है इसका नाम। और पर बाद में इसको पता लगा कि नहीं, ये तो नीपा वायरस है अलग से। ये बहुत जगह कंट्रीज़ में अलग अलग, जैसे सिंगापुर, मलेशिया, अपने आप इंडिया में केरला, वेस्ट बंगाल, अलग जगह अलग अलग बार आउटब्रेक हुआ है। पर हर बार आप देखोगे इसको कंट्रोल कर लिया गया है। ओके। और मैंने बताया ना, अभी आप देखोगे नीपा की एक बांग्लादेश में वैक्सीन है, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड बांग्लादेश में क्लिनिकल ट्रायल्स करवा रही है, चेडॉक्स नीपा बी करके एक वैक्सीन है उसके ऊपर। ओके। और ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन भी इसका पॉसिबल है हमारे बॉडी फ्लूइड से। और इसमें फर्टिलिटी रेट काफ़ी हाई रहती है, मैंने आपको बता ही दिया है। और जो एल नीनो रिलेटेड जो ड्रॉट्स आते हैं, प्लस आप देखोगे जो फ्रूट बैट्स अपने नेचुरल हैबिटेट को छोड़ के पिग फार्म्स की तरफ जा रहे हैं, इससे स्पिल ओवर हो रहा है डोमेस्टिक आपके एनिमल्स में। ओके। और ये वायरल इन्फेक्शन है, मैंने आपको बता ही दिया। जो पहले एनिमल्स में होता था, पिग्स हो गए, डॉग्स हो गए, म्यूल्स, हॉर्सेस वगैरह में, लेकिन अब आप देखोगे क्योंकि हम इनके कांटेक्ट में आते हैं तो हमें भी हो जाता है। हम्म। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, जो है बेसिकली यूपी से, कि यूपी जो है अपनी खुद की स्टेट एक्साइज पॉलिसी लेके आने वाला है। ओके। तो एक्साइज पॉलिसी देखो, ये अपन है ना, थोड़ा सा जब मैं राजस्थान बजट बताऊंगी तब मैं तब भी आपको बताऊंगी कि कैसे जो एक्साइज पॉलिसी होती है वो बेसिकली आपके लिकर वगैरह पे लगती है। और इसमें स्टेट यूपी अपनी खुद की एक्साइज पॉलिसी क्यों लाएगा, क्योंकि वो यूपी वाले जो ब्रांड्स होते हैं ना लिकर वगैरह के, उनको प्रमोट करना चाहता है, उनकी ब्रांडिंग करना चाहता है। क्योंकि बाकी स्टेट्स जो है जैसे महाराष्ट्र, पंजाब वगैरह, उनकी खुद की ब्रांड्स हैं, उनको बहुत सारा पैसा आ रहा है एक्सपोर्ट से। तो अब यूपी भी आप देखोगे इससे काफ़ी सारा पैसा बनाना चाहता है। ठीक है। तो अपनी खुद की जो लोकल ब्रांड्स होती हैं उनको बाहर बेच के उससे पैसा कमाना चाहता है। और अब न्यू सीपीआई की जो सीरीज़ आई है इस पर अपन और डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि अपन ने ऑलरेडी इस पर डिस्कशन बहुत बार कर लिया है। तो इनफैक्ट आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि सीपीआई वाली जो अपनी न्यू सीपीआई की सीरीज़ आई है इसमें 10 मुझे मेजर चीज़ें बताना है इसके बारे में। ठीक है। जैसे एक तो बेस ईयर हो गया, वो क्या है। ठीक है। प्लस हमें ये लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, जैसे अपन बोलते हैं हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे आया और इससे आरबीआई की जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग होती है वो चेंज हो जाएगी। चलो ये तो मैंने बता दिया। फिर इसमें कौन से आर्टिकल्स में कमी आई है, कौन से नए आर्टिकल्स ऐड हुए हैं, कौन से नए आर्टिकल्स इसमें हटा दिए गए हैं। ठीक है। प्लस आप देखोगे इसमें फूड का क्या हुआ है। प्लस कौन सा लॉ है जिसमें अपन बोलते हैं कि लोगों की इनकम बढ़ती है तो उनका जो खर्चा होता है खाने पे वो कम होता है। ठीक है। जिसके हिसाब से आप देखोगे पूरा हुआ है। गोल्ड एंड सिल्वर ज्वेलरी पे क्या फ़र्क पड़ा है, बढ़े हैं या फिर घटे हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, क्योंकि अपन बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। फिर आ जाओ WHO के ऊपर। ये क्या है ना, मतलब वन ऑफ द ऑफ आर्टिकल है, लेकिन काफ़ी अच्छा आर्टिकल है, क्योंकि यूएस ने आपको पता है WHO से बाहर निकल गया है। अब उसकी जो फाइनेंशियल एड है वो भी खत्म कर दी है। तो WHO के ऊपर एक तरीके से एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आ गया है। और WHO बहुत सारे कंट्रीज़ में जो अपने प्रोजेक्ट्स चल रहे थे, स्पेसिफिकली वो लो इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स जिसको बोलते हैं, वो बंद कर रहे हैं। ठीक है। अब वो इम्पैक्ट के हिसाब से अपने प्रोजेक्ट्स चलाएंगे। और साथ में अपना बहुत सारा स्टाफ हो गया, डिपार्टमेंट्स हो गए उधर, वो भी सारे बर्न कर रहे हैं, कुछ मर्जर वगैरह कर रहे हैं। ठीक है। जो 7,000 कुछ स्टाफ था उन्होंने फायर भी कर दिया है। बेसिकली सीरियस फंडिंग क्रंच है। उन्होंने अपनी वेबसाइट पे भी लिखा हुआ है कि उनको मतलब इमरजेंसी एक तरीके से ये WHO के अंदर, और इनको बाकी कंट्रीज़ का सहयोग चाहिए। तो बाकी कंट्रीज़ प्लीज़ अपनी WHO में जो फंडिंग है उसको बढ़ाएं, उनको कंटिजेंसी मनी चाहिए अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करने के लिए। तो हो क्या रहा है कि WHO जो है उसका बजट काफ़ी कम हो गया है। और इनफैक्ट आप देखोगे कि जैसे ही WHO का जो वर्कफोर्स श्रिंक हो जाएगा, उनमें से काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स जो हैं वो हटा दिए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि जैसे आपके इन्फेक्शियस डिजीज़ हो गए, कोई क्राइसिस वगैरह आ गई, या फिर आप देखोगे एज सिंपल एज मटर्नल मोर्टेलिटी रेट हो गया, बिहेवियरल चेंजेस हो गया, स्वच्छ भारत मिशन का इम्पैक्ट वगैरह हो गया, तो ये सारी चीज़ें भी आप स्टडी नहीं कर पाओगे। इनफैक्ट जो अपने कॉन्फ्लिक्ट हिट जोन्स होते हैं, जैसे गाज़ा हो गया, सूडान हो गया, वहाँ पर भी आप देखोगे हेल्थ रिस्पॉन्स जो है वो काफ़ी वीकन पड़ जाएगा। तो मतलब अर्जेंट नीड है कि हम WHO को सपोर्ट करें, ताकि आप देखोगे आगे आने वाले क्राइसिस के लिए हम प्रिपेयर्ड रहें। ठीक है। फिर ये जो एक आर्टिकल है ये असम के बारे में लिखना शुरू करा है उन्होंने यहाँ से। तो यहाँ से आप इसको छोड़ सकते हो, बट यहाँ तक आप देखोगे उन्होंने इंडिया के पावर सेक्टर के बारे में बताया है। देखो आपको ये पता है कि इंडिया में एनर्जी की नीड्स जो है वो बढ़ती जा रही है। इनफैक्ट ऐसा कहा जाता है जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ेगी, शहरीकरण, अर्बनाइजेशन बढ़ेगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगा, इंडिया की जो एनर्जी नीड्स हैं वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो होता है, जैसे 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस तरीके से बढ़ेगा। तो इंडिया में अभी आप देखोगे करीबन 390 गीगावाट एनर्जी के आसपास हम लोग यूज़ करते हैं। उसमें से जो 45% होती है वो रिन्यूएबल से आती है। रिन्यूएबल में जैसे सोलर भी आ जाएगा, आपका विंड भी आ जाएगा, हाइड्रो पावर भी आ जाएगा, है ना।
आपका बायोमास भी आ जाएगा। तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। 2% के आसपास हमारी न्यूक्लियर एनर्जी से आ रही है और करीबन आप देखोगे अभी भी 52 से 53% जो है हमारा फॉसिल फ्यूल डिराइव आ जाएगी, जिसमें कोल पावर प्लांट भी आ जाएंगे, आपका डीजल भी आ जाएगा और आपका नेचुरल गैस से जनरेटेड भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया जो है उसका इस तरीके से पावर शिफ्ट चलता है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हमने रिन्यूएबल एनर्जी तो बना दी, लेकिन हमारे पास स्टोरेज सिस्टम्स नहीं है, प्रॉपर बैटरीज नहीं है इतनी कि हम इसको स्टोर कर पाएँ। फिर आप देखोगे हमारी जो ग्रिड की स्टेबिलिटी नहीं है, हमने कनेक्टिविटी नहीं दे रखी है ना, स्मार्ट मीटर्स नहीं है, तो आप फिर इस चीज़ को कैसे यूटिलाइज़ करोगे। फिर प्रॉब्लम आती है हमारे यहाँ पे, जैसे वर्ल्ड में हम लोग सबसे चीपेस्ट पावर प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो डिस्कॉम्स है ना वो क्या करती है, लंबे समय के लिए पावर परचेज अग्रीमेंट साइन करती है कि हमने एक अग्रीमेंट साइन कर लिया है ना, डिस्कॉम्स ने जो अपने ये पावर प्रोड्यूसर्स होते हैं उनके साथ, ताकि इन प्रोड्यूसर्स को ये लगता है ना कि इनको एक रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है तो ये पावर बेचते रहेंगे। अब ये जो अग्रीमेंट्स होते हैं 10-10 15-15 साल के लिए होते हैं और इसमें जो प्राइस होती है वो फिक्स कर दी जाती है। अब इन 15 सालों में जो बिजली का प्राइस है सोलर से निकलने वाला वो 2 से 3 रुपये हो गया पर यूनिट, लेकिन आज भी ये पावर परचेज अग्रीमेंट 5-6 रुपये यूनिट पर चल रहे हैं, वो कोल वाली प्राइस पे। तो कहीं ना कहीं इनको नुकसान हो रहा है। तो इसलिए आप देखोगे अब ये रिन्यूएबल एनर्जीज जो होती हैं उनके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनको डर लग रहा है कि फिर से अगर और कम हो गए प्राइसेस तो फिर से घाटे में चले जाएंगे। तो वो एक चीज़ है जो हमें देखनी पड़ेगी। प्लस आप देखोगे कि सरकार जो है यूनियन बजट में उन्होंने क्या बोला, हम जो इलेक्ट्रिसिटी इंटेंसिव सेक्टर्स होते हैं जैसे डेटा सेंटर्स हो गए, अपने सिटी इकोनॉमिक रीजन्स वगैरह हो गए, या फिर आप देखोगे अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग हो गई है ना, मोबिलिटी हो गई, इन सबको प्रमोट करेंगे और सब में चाहिए होती है बिजली। साथ में आप देखोगे सरकार ने पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, रूरल इलेक्ट्रिकल कॉर्पोरेशन, इन सब के रीड्स वगैरह लाने की भी बात करी है ना, ताकि इनका जो है ईटीएफ वगैरह भी लाया जाएगा। ईटीएफ तो नहीं, रीड्स वगैरह में इनका इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, इनको स्ट्रेंथन किया जाएगा, इनकी रिस्ट्रक्चरिंग करी जाएगी। न्यूक्लियर कैपेसिटी मैंने आपको बता ही दिया 8 गीगावाट है, और इंडिया ने टारगेट किया है कि 2050 तक हम लोग 100 गीगा मतलब 47 तक जब हम विकसित भारत बन जाएंगे तब हम 100 गीगावाट तक जाना चाहते हैं। ठीक है, आपको पता है रिन्यूएबल एनर्जी में इंडिया रिकॉर्ड ग्रोथ पे है, टॉप 5 में आते हैं हम, चाहे सोलर ले लो, चाहे विंड ले लो, चाहे टोटल मिला के रिन्यूएबल ले लो। ठीक है, 40% अगर आप देखोगे, 45%, 400 का ऐसे 200 गीगावाट के आसपास हो गया। पर याद रखना हम लोग हर साल 40 गीगावाट जो है रिन्यूएबल कैपेसिटी ऐड करते हैं, और मैंने बताया ना प्राइसेस जो है उसके बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं, और मोस्ट ऑफ द जो डिमांड आ रही है ना वो इंडस्ट्रियल और कमर्शियल सेक्टर से ही आ रही है। ठीक है, फिर आप देखोगे जो हमारा ये वाला हो जाएगा 15th फाइनेंस कमीशन जो हो जाएगा, उसने भी कहीं ना कहीं स्टेट्स को है ना 0.5% एक्स्ट्रा लोन लेने के लिए बोला था जीएसडीपी का, अगर आप पावर सेक्टर रिफॉर्म्स करते हो। और 16th फाइनेंस कमीशन जो होता है उन्होंने तो बोला है कि भाई ये जो डिस्कॉम्स के पास जो लेगेसी डेट है, पुराना जो चलता हुआ डेट आ रहा है 50-60 हज़ार करोड़ के आसपास का होगा, इसको है ना मतलब एक तो डिस्कॉम्स को प्राइवेटाइज कर दो, इस डेट के लिए कोई स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाओ जिसमें स्टेट और ये सारी कंपनीज मिलकर इसका कोई रेजोल्यूशन निकाले, ताकि हम है ना, और अपने जो AT&C लॉसेज होते हैं है ना, अपने जो एग्रीगेट आपके ट्रांसमिशन वाले जो लॉसेज होते हैं इसको कम किया जाए। ओके, तो आप ये देखोगे कि इंडिया जो है, याद रखना, हर साल एक लॉस एंजलिस के बराबर सिटी जो होता है साइज़ में, वो ऐड करती जा रही है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और एनर्जी याद रखना एक कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है, तो हमें स्मार्ट मीटर्स, एनर्जी एफिशिएंसी, डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज, इन सबको कम करने पे ध्यान देना है। और हमें इस तरीके से आगे बढ़ना है कि जो सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट्स हैं उसमें जो एनर्जी आ भी रही है तो हम उसको रात में कैसे यूटिलाइज़ कर सकें, है ना, तो वो ग्रिड कनेक्टिविटी हमें लानी पड़ेगी। अब से जो बहुत सारे आर्टिकल्स हैं वो मोस्टली आप देखोगे एआई के ऊपर ही हैं, है ना। ये वही वाला बांग्लादेश वाला आर्टिकल हो जाएगा जो मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया था। एआई अपन एक बार लास्ट में लेंगे। अब अपन चलते हैं बांग्लादेश की तरफ। बांग्लादेश में 2-3 न्यूज़ आ रही हैं। देखो, एक तो आप देखोगे बांग्लादेश के फिर से चुनाव हुए हैं 1.5 साल बाद। जैसे 2024 में आपको पता है शेख हसीना जी को वहाँ से मतलब भयंकर जो प्रोटेस्ट हुए थे बांग्लादेश में, उसके बाद शेख हसीना जी को वहाँ से इमीडिएटली जाना पड़ा और इंडिया ने कहीं ना कहीं उनको रेफ्यूज दिया था। तब से लेकर अब तक 2026 फरवरी तक जो बांग्लादेश में इंटरिम गवर्नमेंट थी मोहम्मद यूनुस जी के अंदर, उसको कहीं ना कहीं यूएस और यूके से और पाकिस्तान वगैरह से सपोर्ट था। अब फाइनली 2026 में इलेक्शंस हुए हैं, चुनाव हुए हैं। बांग्लादेश के चुनाव में अगर आप देखोगे 300 सीट का उनका पार्लियामेंट होता है, उसमें 299 सीट्स पे चुनाव हुए हैं क्योंकि एक पे कैंडिडेट की डेथ हो गई थी। तो 299 सीट्स के चुनाव पे जो ऑब्वियसली जो 150 सीट से ऊपर लाता वो जीत जाता। तो BNP जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है, जो खालिदा जिया की पार्टी थी जिनकी अभी दिसंबर में डेथ हो गई थी, ठीक है, और जो 2001 से 6 तक जिन्होंने सरकार बनाई थी, तो ये जो 2001 से 6 वाली सरकार बनी थी तो ये BNP के लीडर थी। तो इनकी पार्टी अभी तहरीक रहमान जो खालिदा जिया के बेटे हैं जो यूके में थे 17 साल से एग्जाइल में, क्यों, क्योंकि 2006 में जब आप देखोगे खालिदा जिया
का पावर चला गया था। तो 7-8 में जब अवामी लीग या शेख हसीना जी पावर में आई थी, तो उन्होंने ऑब्वियसली बीएनपी के जो भी लीडर्स वगैरह थे उनके ऊपर केसेस वगैरह लगा दिए थे। और इनफैक्ट आप देखोगे तहरीक रहमान साहब को 1 साल के लिए जेल हो गई थी, और वो इतने ज़्यादा उससे इफेक्ट हुए थे, ऐसा कह रहा था कि उनका जेल में इतना सारा टॉर्चर हुआ था कि उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो यूके चले जाएंगे, और वो सेल्फ एग्जाइल में वहाँ पे चले गए थे। वो वापस कभी लौट के नहीं आए। अब वो सीधा तब लौट के आए थे जब आप देखोगे खलीदा जिया जी जो हैं वो बीमार हो गई थी और वो एकदम डेथ बेड पे थी, और यूनिस सरकार ने उनके खिलाफ जितने भी क्रिमिनल चार्जेस थे वो ड्रॉप कर दिए थे। और फिर उन्होंने इलेक्शंस में पार्टिसिपेट किया, क्योंकि अवामी लीग जो थी उसको कम्प्लीटली बैन कर दिया, उसके लीडर्स को भी जेल कर रखा है। तो अभी वहाँ पे मेजर पार्टी बीएनपी थी, तो बीएनपी ने 216 सीट जीत ली हैं, है ना, 299 में से। और ऑब्वियसली अब वो सरकार बनाने जा रही है संडे को। इसके ऑपोजिशन में जो मेजर पार्टी निकल के आई है वो है जमात इस्लामी, जो कि हार्ड कोर कंजर्वेटिव पार्टी है, मुस्लिम पार्टी, ठीक है। और ये बेसिकली शरीयत लॉ और एकदम मुस्लिम जो कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी होती है उसको वहाँ पे लागू करने की बात कर रही थी। और ये है ना 2001 से 6 में इन्होंने कोलिशन बनाया था बीएनपी के साथ, लेकिन अभी आप देखोगे अवामी लीग के जाते ही ये वहाँ की लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी बन गई है, और इनको करीबन 60 सीट के आसपास मिली है। वैसे ही जो स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स थे उन्होंने अपनी नेशनल स्टूडेंट कोई पार्टी बनाई थी, वो इतना ज़्यादा अच्छा कर नहीं पाई, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स जो थे जिन्होंने इंटरिम गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट किया, जो आप देखोगे पोर्टफोलियो संभाले, उन्होंने ज़्यादा कुछ किया नहीं। इनफैक्ट उनके खुद के खिलाफ करप्शन के केसेस आने लग गए थे, तो उन्होंने कुछ 12 सीट्स ही जीती हैं। तो ऐसे करके आप देखोगे बांग्लादेश के चुनाव में हिस्टोरिक डिसीजन आया है, तहरीक रहमान साहब जीत चुके हैं। और इनकी स्वेरिंग इन सेरेमनी में आप देखोगे इंडिया मतलब प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो इलेक्शन के रिजल्ट्स का वेट भी नहीं किया। जैसे ही क्लियर हो गया कि 150 मेजोरिटी का मार्क क्रॉस हो चुका है, उन्होंने सीधे सीधे कॉन्ग्रेचुलेट कर दिया और बोला कि हम आपके और हमारे रिलेशंस, हम मतलब चाहते हैं कि जो बांग्लादेश है वो मोर डेमोक्रेटिक, प्रोग्रेसिव और इंक्लूसिव बने। जो इलेक्शंस हैं वो यही दर्शाते हैं कि कैसे आपकी लीडरशिप में वो आगे बढ़ना चाहते हैं, और इंडिया इसको फुल्ली सपोर्ट करता है और ऑल द बेस्ट बोलता है, और हम अपने और आपके रिलेशन को सुधारना चाहते हैं। तहरीक रहमान साहब जो थे उन्होंने भी, आप देखोगे उनके जो बीएनपी का मैनिफेस्टो था या जो उनका जो इलेक्शन मैनिफेस्टो था, जो स्लोगन्स थे, उसमें कहीं भी एंटी इंडिया स्टैंड नहीं लिया है। इनफैक्ट उन्होंने प्रॉमिस किया है कि वो माइनॉरिटीज़ वगैरह को भी प्रोटेक्ट करेंगे। ऑल्दो बांग्लादेश का स्टेट रिलीजन है, पर उन्होंने बोला है कि हम सब एक ही है, और धर्म को एक्सप्रेस करने का तरीका अलग हो सकता है, बट स्टेट तो सबका है। रिलीजन भले किसी का भी पर्सनल हो, और स्टेट का जो प्रोटेक्शन है वो भी सबका अधिकार है, तो वो सबको मिलेगा, ठीक है। और इसी बात पे आप देखोगे इंडिया की तरफ से ओम बिरला जी और बहुत सारे और भी जो डिग्नेटरीज़ हैं वो जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी को फॉर्मल इन्विटेशन आया था उनके यहाँ पे जाने का, लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि हमारे यहाँ पे एआई इम्पैक्ट समिट चल रही है, तो संडे को वो वहाँ नहीं जा पाएंगे। इसलिए आप देखोगे हमारी तरफ से ओम बिरला जी और 2-3 और सेक्रेटरीज और मिनिस्टर्स वगैरह हैं, वो उनकी स्वेरिंग इन सेरेमनी में जाएंगे तहरीक रहमान साहब की, ठीक है। अब इसमें मैंने आपको मेजर मेजर तो बता दिया कि वहाँ पे क्या हुआ है। तो एक तो इलेक्शंस हुए हैं, इंटरिम गवर्नमेंट अभी ख़त्म हो जाएगी, और वहाँ पे नया बांग्लादेश का जन्म हुआ है। अब एक चीज़ और है, जब जो बांग्लादेश में चुनाव हुआ है ना, उसमें आप देखोगे एक चीज़ और हुई है, वो ये है कि चुनाव के साथ साथ एक तो उनको पार्टी के लिए वोट करना था, दूसरा आप देखोगे वहाँ के लोगों को एक रेफरेंडम में वोट करना था, येस और नो। क्योंकि वहाँ के जो रेफरेंडम था उसमें कुछ 10 मेजर चेंजेस लाने की बात करी गई थी। जैसे प्राइम मिनिस्टर का जो कार्यकाल होता है वो लिमिट कर दिया जाएगा 10 साल तक, ताकि कोई भी ऐसा एक ही व्यक्ति ना हो, जैसे शेख हसीना की तरह तो 15-15 साल तक ऐसे प्राइम मिनिस्टर बना हुआ है। फिर वहाँ पे इंटरिम गवर्नमेंट की जो केयर टेकर गवर्नमेंट वगैरह होती है उससे रिलेटेड भी कुछ सुझाव थे। फिर सेपरेशन ऑफ पावर्स को लेके थे, जुडिशरी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए थे। तो ऐसे कुछ 10 सुझाव दिए गए थे जिसपे आपको येस या नो करना था। तो वोटिंग मेजोरिटी के साथ 4 करोड़ लोगों ने येस बोला है, 2-2.5 करोड़ लोगों ने नो बोला था। तो फाइनली आप देखोगे वो रेफरेंडम भी लागू हो जाएगा, और वो जो चेंजेस हैं वो भी लाए जाएंगे, ठीक है। तो रिफॉर्म मैंने आपको बताया ना, केयर टेकर गवर्नमेंट से रिलेटेड आपको पार्लियामेंट भी बाई कैमरल बनाया जाएगा, उसके 2 हाउसेस बनाए जाएंगे, जुडिशरी को मोर इंडिपेंडेंस दिया जाएगा। तो 12.5 करोड़ वोटर्स थे, और उसमें येस और नो उन्होंने डिसीजन दे दिया है। तो 2 बैलेट पेपर्स उनको दिए थे, और इनके यहाँ कोई ईवीएम नहीं है, बैलेट पेपर्स पे होता है, ठीक है। और विमेन वोटर्स, स्टूडेंट प्रोटेस्ट या फिर स्टूडेंट वोटर्स जो थे वो बहुत इंपॉर्टेंट इसमें रोल प्ले करेंगे, ठीक है। और इंडिया के साथ अगर आप देखोगे तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। एंड अगर ऐसा मैंने बोला था ना आपको, मेजोरिटी वोट्स फेवर में आते हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, रेफरेंडम लागू कर दिया जाएगा। एक कॉन्स्टिट्यूशन काउंसिल बनाई जाएगी जो इन रिफॉर्म्स को कंप्लीट करेगी 180 दिन के अंदर अंदर, है ना, और फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द सेशन। और प्रपोज रिफॉर्म्स मैंने आपको पहले ही बता दिया है इसके अंदर क्या क्या बोला गया है। जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन भी लाया जाएगा, ताकि कोई भी एक पार्टी जो है वो आके बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करके अपने फेवर में उस कॉन्स्टिट्यूशन को ना कर सके, ठीक है। और वुमेन पार्टिसिपेशन हो गया, स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन हो गया, यूथ का पार्टिसिपेशन वगैरह हो गया, वो आप देखोगे इसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ाने की बात करी गई है। प्लस आप देखोगे प्रेसिडेंट के जो पावर्स हैं उनको इंक्रीज़ करने की बात करी गई है, फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने की बात करी गई है, जुडिशरी के इंडिपेंडेंस को प्रोटेक्ट करने की बात करी गई है। तो वो है, ठीक है। और
ये तो मैंने आपको पहले बता दिया कि मोदी जी जो थे वो पहले विश्व में प्राइम मिनिस्टर बन गए जिन्होंने उनको विश कर दिया, वेट भी नहीं किया रिजल्ट्स के आने का। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, खलीद ज़िया के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये पूरा मामला आपको मैंने बता दिया। जमात इस्लामी 68 सीट्स पे जीता है, सॉरी 60 पे नहीं है। और शेख हसीना जी की मेन राइवल पार्टी हो गई, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। इलेक्शन कमीशन हो गया, 10 ईयर्स हो गया, 300 वाला सीट हो गया। हाँ, अब इसमें इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन में क्या फ़र्क पड़ सकता है। देखो, इंडिया बांग्लादेश के रिलेशंस में ऑब्वियसली हमारा रोटी बेटी का रिश्ता रहता है। हम लोग मतलब रोटी बेटी का रिश्ता तो नहीं है, बट काफ़ी क्लोज रिलेशन है, पीपल टू पीपल टाइज भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। बट एक जो प्रॉब्लम आ रही है इंडिया को, एक तो आप देखोगे हमारा फ़र्क का अग्रीमेंट हो रखा है, गैंजे वाटर ट्रीटी, तो 1996 में हुई थी और 2026 में ख़त्म हो जाएगी। तो इसके रिन्यूअल को लेकर थोड़े से इश्यूज आ सकते हैं। इस ट्रीटी में क्या था, बेसिकली गंगा का जो पानी होता है लीन पीरियड में, जैसे जब आप देखोगे पानी बहुत कम होता है, तो उस समय वाटर शेयरिंग कैसे होगी, क्योंकि आपको पता है गंगा इंडिया से होकर बांग्लादेश जाती है। तो ये उसके अग्रीमेंट था। तो उसमें ऐसा था कि अगर जो पानी होता है वो आप 70,000 क्यूसेक से कम है तो 50 का शेयरिंग हो जाएगा। 70,000 से 75,000 के बीच में है तो बांग्लादेश को 35,000 ही जाएगा। और अगर 75,000 से ज़्यादा है तो बांग्लादेश को 40,000 क्यूसेक जाएगा। लेकिन मार्च से कुछ मई का महीना जो एक्सट्रीम लीन पीरियड होता है जहाँ पे पानी बहुत कम हो जाता है, तो उस दौरान आप देखोगे जो दोनों कंट्रीज़ हैं वो कोशिश करेंगी कि मिनिमम 40,000 क्यूसेक तो पानी रहे। अगर इससे नीचे जाता है तो ऑब्वियसली दोनों को ही कमीशन बैठा के वार्तालाप करेंगे क्या किया जाए, नहीं तो दोनों को 50-50 शेयरिंग पे ये पानी दिया जाएगा। तो ये एक ट्रीटी थी लीन पीरियड में गैंजेस का वाटर कैसे शेयर किया जाएगा। तो ये आप देखोगे फिर से रिवाइवल की बात की जा रही है। फिर टीस्टा रिवर पे कोई अग्रीमेंट अभी तक हुआ नहीं है, तो वो भी एक मुद्दा है जो हमें देखना है। प्लस आप देखोगे जो बाउंड्री फेंसिंग और वो वाले प्रोजेक्ट्स हैं उस पर देखना है। हमारे नॉर्थ ईस्ट में जो इंसर्जेंसी आई हुई है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए वो भी देखना पड़ेगा। और सबसे मुसीबत की बात यह है कि बांग्लादेश में जो अपने ये वेस्ट बंगाल से लगते हुए रीजन है वहाँ पे जमात इस्लामी जीत के आई है। वैसे यहाँ पे इंडिया की साइड पे भी अगर आप देखोगे वेस्ट बंगाल में इन पर्टिकुलर रीजन्स में जो मुस्लिम कट्टरवादी पार्टी होती है वही जीत के आई है। तो दोनों तरफ अगर आप देखोगे इतनी कट्टरवादी पार्टीज जीती हैं तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी सेफ्टी उन सब में आप देखोगे कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। ठीक है। हाँ सॉरी, वहाँ पे 40,000 क्यूसेक्स नहीं था, 50,000 क्यूसेक्स से अगर पानी नीचे जाएगा तो फिर आप देखोगे गवर्नमेंट्स मिलकर इस पर बातचीत करेंगी, है ना। तो वो सारी चीज़ें हैं जो इंडिया देखेगी कि हमें कैसे आगे चलाना है। सॉरी, बहुत सारे पावर प्रोजेक्ट्स जी हैं वो भी आप देखोगे कहीं ना कहीं पेंडिंग चल रहे हैं, तो वो हमें देखनी पड़ेगी। ठीक है। यही चीज़ लिखी हुई है इसमें। और हाँ, शेख हसीना जी का एक्स्ट्राडिशन, ये भी एक बड़ा मुद्दा हो सकता है क्योंकि बांग्लादेश बार बार बोल रहा है कि उनको एक्स्ट्राडाइट किया जाए। देखो, एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी क्या होती है, बेसिकली दो देशों के बीच में जो क्रिमिनल्स होते हैं, है ना, जो इधर मतलब दूसरे देश में आ गए हैं उसको वापस लाने की एक ट्रीटी होती है, इसको अपन एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी बोलते हैं। बांग्लादेश के साथ हमारी 2013 में ये ट्रीटी हो गई थी। तो इसमें अगर आप कोई क्रिमिनल है डिक्लेयर्ड, है ना, या फिर कोई टेररिस्ट वगैरह है, ऐसे कोई बंदे जो हैं जो दोनों ही कंट्रीज़ में जो लॉज होते हैं उसके हिसाब से आप देखोगे क्रिमिनल माने जाएंगे, तो उनको वापस लाने के प्रावधान होते हैं, एक्सचेंज करने के प्रावधान होते हैं। पर इसमें एक्सेप्शन होता है पॉलिटिकल प्रिजनर्स। ठीक है। तो शेख हसीना जी जो है हम लोग वो पॉलिटिकल कॉज जो होता है उसके अंदर लेके हमने अभी तक शेख हसीना जी को वापस नहीं भेजा है। तो वो एक मुद्दा है जो वहाँ पे हो सकता है। इंडिया जो है बार बार यही बोल रहा है कि इंक्लूसिव इलेक्शन होने चाहिए थे, फेयर फ्री क्रेडिबल होने चाहिए थे। और इंडिया ने फिर से बोला है कि हम बांग्लादेश में डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव और इंक्लूसिव प्रोसेस को सपोर्ट करेंगे। ठीक है। और आपको पता है कि 2001 से 6 तक जब आप BNP और जमात का कॉम्बिनेशन पावर में था तब इंडिया को बहुत नुकसान हुआ था, टेररिज्म भी बहुत ज़्यादा हुआ था। हमारे यहाँ से जो लोग थे वहाँ से टेरर करके हमारे यहाँ से बांग्लादेश में चले जाते थे और हमें उनको पकड़ने में दिक्कत होती थी। तो अब लेकिन बांग्लादेश ने कहीं ना कहीं बोला है कि वो दूसरे के मामले में इंटरफेयर नहीं करेगा, वो दूसरी कंट्रीज से भी ये चाहता है कि वो उनके मामले में इंटरफेयर ना करें। जीरो पॉलिसी रखेगा टेररिज्म के खिलाफ, मिलिटेंसी और एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ। कोई एंटी इंडिया स्टैंड नहीं लिया है, तो ये इंडिया की अच्छी बात है। लेकिन उन्होंने बार बार बोला है इक्वल्स येस लेकिन मास्टर नो। तो हम किसी भी कंट्री को ओवर पावर नहीं करने चाहेंगे। और जो भी कंट्रीज के साथ रिलेशन इस्टेब्लिश होंगे वो डिग्निटी, इक्वालिटी और सेल्फ अपन बोलते हैं ना रिस्पेक्ट के बेसिस पे होंगे। ठीक है। और ये इंसर्जेंट ग्रुप्स वाला मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और भी बांग्लादेश वापस से बोल रहा है बांग्लादेश फर्स्ट, बांग्लादेश बिफोर ऑल हो जाएगा। इंडिया के बारे में उन्होंने कुछ नहीं बोला है, कोई भी नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं दिया है, तो ये इंडिया के लिए अच्छी बात है क्योंकि यहाँ से हम अपने टाइज को रीसेट कर सकते हैं। देखो, शेख हसीना एक पास था लेकिन अभी रियलिटी जो है वो तहरीक रहमान जी हैं। और ये जो अपने रहमान साहब हैं ये अभी तो जाने नहीं वाले हैं, तारिक रहमान जी। तो इनके साथ हमें कैसे भी करके काम करना पड़ेगा क्योंकि बांग्लादेश हमारा स्ट्रॉन्ग नेबर है, साउथ एशिया में सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर भी है। और हम अपने बाजू में एक और कंट्री के साथ गंदे रिलेशंस बर्दाश्त नहीं कर सकते, है ना। तो वो वाली चीज़ हो जाएगी।
ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। वो एक फैमिली मैन की तरह अपनी जो इमेज है वो पोर्ट्रे कर रहे हैं। और एक मॉडर्न सिविलाइज सोसाइटी में पीस सिक्योरिटी एक ये बताया था ना मैंने कि स्टेट भी सबका है, स्टेट का प्रोटेक्शन है और सिक्योरिटी भी सबकी है। पीपल कोई भी फेथ से हो सकते हैं, उनके बिलीफ पर्सनलाइज हो सकते हैं, लेकिन पीस और सिक्योरिटी प्रोवाइड करना ये सरकार का काम है। ठीक है। अब प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक आप देखोगे भाषण दिया था जिसमें उन्होंने बोला था कि इंडिया जो है वो फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी से बाहर निकल गया है। तो ये फ्रेजाइल 5 क्या होता है? बेसिकली ये एक टर्म था मॉर्गन स्टैनली जी ने दिया था उन 5 इकोनॉमीज़ के लिए जो बहुत ज़्यादा फॉरेन FIIs पे या फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे डिपेंडेंट थी। और जैसे ही आप देखोगे ये कंट्री से फॉरेन पैसा जाएगा तो ये कहीं ना कहीं पूरी गिर जाएंगी। ठीक है। तो इसमें फ्रेजाइल 5 में इंडोनेशिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, इंडिया और टर्की था। ठीक है। अब इंडिया जो है इसमें से बाहर निकल गया है। इनको टेपर टैंट्रम